हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि एक स्फेरिकल बॉल है, उसको यहाँ से हमने रिलीज किया है और यहाँ से रिलीज करते हुए जो यहाँ पे आएगी और यहाँ से वो कुछ उड़ती हुई कुछ यहाँ तक आएगी और यहाँ से जंप करने के बाद कुछ h1 हाइट तक उछलेगी। इन सब चीजों में अपने को ऑप्शंस अपने को दे रखे हैं। एक आपसे यू नॉट पूछा है, एक आपसे v वेलोसिटी पूछी है, आपसे थीटा एंगल ये वाला पूछा है, ये हाइट पूछी है। इन सब इंफॉर्मेशन के बारे में आपसे पूछा गया, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑप्शन दे रखा है कि यू नोट इसका वैल्यू क्या होगा। तो यू नोट जब ये ए से बी तक आएगा उस टाइम पर जब बी पे जब पास करेगा वो वाली वेलोसिटी है। तो क्या ए से बी के बीच में वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकता हूं? तो यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के जो वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगा तो वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, फ्रिक्शन यहाँ पे है नहीं तो हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। मास इसका m दे रखा है और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0 अपने पास। ग्रेविटी का वर्क डन कितना हो गया? अगर ये h हाइट तक नीचे आ गया और मास m है तो वर्क डन में ग्रेविटी हो गया mgh प्लस में। नॉर्मल का वर्क डन जो है 0 हो जाएगा बिकॉज नॉर्मल जो होगा सरफेस के हर बार परपेंडिकुलर लगता रहेगा, तो के फाइनल हो गया हाफ m u नॉट स्क्वायर। ये a से b के लिए है तो b पे फाइनल आपकी u नॉट वेलोसिटी हो गई, तो यहाँ पे u नॉट का वैल्यू आपके पास निकल के आ रहा है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh। अगर डायरेक्शन देखें तो इसका जो ये वाला कॉम्पोनेंट होगा x कैप होगा, तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर अपन लिखे तो u नॉट वेक्टर दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh x कैप। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन जो अपने पास में है वो है कि जब ये जंप करेगा यहाँ पे उस समय थीटा एंगल क्या होगा और उसके जंप करने जस्ट बाद में ये वेलोसिटी क्या होगी। तो पहले अपन थीटा एंगल की बात करते हैं। तो जब ये आके इसे जंप कर रहा होगा उस टाइम पर उसकी कुछ वेलोसिटी ऐसे होगी, ये उसकी अगर वेलोसिटी है, ये वाला पॉइंट एक बार बना लिया हमने, सी पॉइंट है राइट, ये सी पॉइंट की अगर बात करें तो हमें ये वाला एंगल पूछा कि थीटा, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अगर यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ दे रखी है तो उसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट होगा नीचे की ओर, नीचे की ओर मतलब माइनस जेड, इधर की ओर होगा कौन सा? एक्स कैप। हमें ये पता है कि जब बॉल को जब यहां से रिलीज किया जाएगा बी पॉइंट से, तो यहां से यहां तक आते टाइम पे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहेगा। तो बी पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपने पास यू नोट था जिसकी वैल्यू निकल के आई थी अंडर रूट 2gh, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो अभी कितना रहेगा? अंडर रूट ऑफ 2gh। लेकिन अगर B से C पे आया है तो वर्टिकल कंपोनेंट तो वो चेंज हुआ ही होगा बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। तो B से C के बीच में अपन वर्टिकल कंपोनेंट कैसे निकाल सकते हैं? हमें पता है कि v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये इक्वेशन है। अगर मैं इसको z डायरेक्शन में अगर काम में लेता हूं तो ये uz हो गया, az और sz हो गया। uz मतलब b से c तक की मोशन बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में थी, मतलब x में थी, उसका वर्टिकल कंपोनेंट था 0। z डायरेक्शन नीचे की ओर एक्सेलेरेशन हो गया आपका g और नीचे की डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो गया यहाँ पे? 3h। अगर हम b से c तक आते हैं तो मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये b to c है, तो b से c के लिए वर्टिकल में कितना नीचे आ गया अपन? 3h। ये हो गया vz स्क्वायर। यहाँ से vz की वैल्यू अगर निकाली जाए तो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6gh। ये यहाँ पे होगी vz वेलोसिटी वाली। तो अगर मैं यहाँ पे इसमें tan थीटा अगर लिखता हूँ मैं तो tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर तो vz हो गया और हॉरिजॉन्टल हो गया रूट 2gh, तो vz डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 2gh और tan थीटा का वैल्यू आ गया, vz का वैल्यू पुट कर देते हैं अपन यहाँ पे, ये हो गया 6gh डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2gh। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो थीटा का वैल्यू निकल के आ गया 60 डिग्री बिकॉज ये रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास में फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया और थर्ड ऑप्शन जो सी ऑप्शन है वो भी ना सही हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि ये v वेक्टर, ये वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर जंपिंग, जंप करने के बाद वेलोसिटी क्या होगी। अगर अपन थोड़ा सा इसमें सोचे, अगर अपन तो जंप करेगा तो यहां से ऐसे जंप करेगा वापस एक बार के लिए, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो फिर से कोई फोर्स नहीं लग रहा। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स नहीं है तो ये वाली वेलोसिटी चेंज भी नहीं होगी। ये वाली वेलोसिटी जो है ग्राउंड से टकराते टाइम पे e टाइम्स हो जाएगी। तो जो ये वाली वेलोसिटी है आफ्टर द कोलिजन,
ये तो एज इट इज कितनी रहेगी, अंडर रूट ऑफ 2gh। और ये जो वेलोसिटी है, पहले जब जंप करने से पहले जब ये नीचे की ओर आ रहा था, उसका e टाइम्स हो जाएगा ऊपर की ओर। तो e टाइम्स ऑफ vz, ये आ गया ऊपर की ओर, ये हो गया आफ्टर जंपिंग। तो ये उसकी वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी होगी v वेक्टर। vz का वैल्यू थोड़ी देर पहले मैंने लिखा, ये था अंडर रूट ऑफ 6gh। तो अगर मैं ये वाले डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी की बात करूं, तो e का वैल्यू आपको 1/√3 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, और ये हो गया अंडर रूट ऑफ 6gh। ये वाला हो गया यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 2gh। अगर मैं इसको सॉल्व करते हैं तो ये वाले बात तो कितना निकल के आ गया, ये इधर की ओर हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh, और ये वाला हो गया अंडर रूट ऑफ 2gh। ये वाला डायरेक्शन होगी z कैप, ये होगी x कैप। तो v वेक्टर का वैल्यू निकल के आ रहा है अपने पास में अंडर रूट ऑफ 2gh x कैप प्लस z कैप। तो जो अपने पास सेकंड ऑप्शन में दे रखा है वहां पे माइनस दे रखा है यहाँ पे, तो वाला इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, लास्ट वाले अपने को निकालना है, एक तो d अपने को निकालना और ये हाइट h1 निकालनी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं d जो है ये b से c वाले प्रोजेक्टाइल के लिए हॉरिजॉन्टल रेंज होगी, और हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए फॉर्मूला होता है रेंज, जो कि यहाँ पे d के इक्वल दे रखी है, दैट इज इक्वल टू u टाइम्स अंडर रूट ऑफ 2h/g होगा। u होगी यहाँ से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, जो कि u0 था, और u0 का वैल्यू अपन एज इट इज लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh मल्टीप्लाइड बाय 2 हाइट जिससे फॉल कर रहा है, ये h नहीं, h की जगह कितना हो जाएगा यहाँ पे 3h। ठीक है, 2 टाइम्स 3h/g। सॉल्व करेंगे तो यहां से निकल के आ रहा है ये 2√3 इंटू h हो गया, ये आगे मेरे पास में d का वैल्यू। अब जो नेक्स्ट पार्ट अपना रह गया वो है h1। ठीक है, तो h1 जो है ये c से d के लिए ये मैक्सिमम हाइट हो गई, और मैक्सिमम हाइट जो होती है uy²/2g होगी, मतलब वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy। तो अगर मैं फाइनली अगर मैं यहाँ पे लिखूं, तो अगर ये जा रहे हैं कुछ ऐसे, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको मैंने बोल दिया h1। h1 का वैल्यू हो जाएगा uy² डिवाइडेड बाय 2g। यहाँ पे y जो है एक्चुअल में z है, तो यहाँ पे इसको मेंशन कर सकते हैं, z हो गया। ठीक है, h1 इक्वल टू uy हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि हमने लिखी थोड़ी देर पहले, जो कि किसके इक्वल होगी, अंडर रूट ऑफ 2gh। तो क्या अंडर रूट 2gh का स्क्वायर करूंगा अगर मैं, तो ये अंडर रूट ऑफ 2gh उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g का तो g रह गया, सॉल्व करने तो कितना निकल के आ गया h। और यहां से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा d और h1 का अगर मैं रेशियो निकालता हूं, तो d डिवाइडेड बाय h1 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास में हो गया d का वैल्यू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय h। सॉल्व करेंगे तो 2√3 हो गया। तो यहां से अपन बोल सकते हैं फर्स्ट ऑप्शन अपना सही है, सेकंड ऑप्शन अपना गलत हो गया, थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है। क्लियर है? हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक प्लेन पोलराइज्ड ब्लू लाइट है जो कि एक प्रिज्म पर इंसिडेंट करती है, और आने के बाद यहाँ से बाहर जब एग्जिट होती है तो 60 डिग्री से डिवेट हो जाती है। सेम प्रिज्म को यूज किया जाए, बट अब की बार अगर मैं रेड लाइट अगर पोलराइज यूज करूं मैं, तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, और इस वाले केस पे जो डिविएशन आ रहा है दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, और ये मिनिमम डिविएशन आपको दे रखा है। अगर यहां पे बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन अपने को दे रखा है कि देयर इज नो रिफ्लेक्शन। हमें पता है कि रिफ्लेक्शन कब नहीं होता, कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू ब्रूस्टर एंगल के इक्वल हो जाता है, और आने वाली लाइट जो है वो सेम प्लेन में अगर इंसिडेंट करती है, उस वाले केस में कोई भी लाइट का पार्ट रिफ्लेक्ट नहीं होगा। बट उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्या होना चाहिए, ब्रूस्टर एंगल। तो वहां से मैं ब्रूस्टर एंगल का वैल्यू निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो जो म्यू है दैट इज इक्वल टू tan IB होगा, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा और IB ब्रूस्टर एंगल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखा है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो ये tan IB हो गया।
यहाँ से IB का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। मतलब ये जो आने वाली लाइट है ये 60 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट करेगी, ठीक है। तो इसका डायग्राम हम बना लेते हैं बार के लिए। यहाँ पे देखो एक बार, ये प्रिज्म है, उस पे लाइट कुछ ऐसे आगे इंसिडेंट कर रही है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। और ये ब्लू वाली लाइट की बात चल रही है यहाँ पे लिख देता हूँ, मेंशन कर देता हूँ, ब्लू लाइट और प्लेन पोलराइज है, ठीक है। प्लेन पोलराइज अगर है तो इसका जो इंसिडेंस है वो इसी प्लेन में होगा, तभी जाके रिफ्लेक्शन वाला कोएफिशिएंट जो पार्ट है वो गायब हो जाएगा। तो अपना फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद लाइट जो है इधर आएगी और यहाँ से अब फिर से रिफ्रैक्शन होगा। तो अगर यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, कुछ ऐसा हो गया। ये वाले एंगल को अपन R1 बोलते हैं, इसको R2 बोलते हैं। ये वाला इमरजेंस एंगल हो गया E और ये आपको हो गया प्रिज्म एंगल A, ठीक है। तो अगर मैं इसको ये वाले पॉइंट को बोल दूँ P और इस वाले पॉइंट को बोल दिया Q, अगर P पॉइंट पे अगर स्नेल्स लॉ यूज करता हूँ तो क्या हो गया 1, यहाँ पर रिफ्रैक्टिव कितना हो गया 1, यहाँ का कितना है √3 और यहाँ फिर से कितना हो गया 1, देखिए 1 इंटू साइन 60 इक्वल्स टू यहाँ कितना हो गया √3 इंटू साइन R1। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R1 का वैल्यू निकल के आ गया कितना 30 डिग्री। हमें ये पता है R1, R2 और A ये तीनों मिलके कुछ ऐसा होता है R1 प्लस R2 इक्वल्स टू A, ठीक है, ये हमें पहले से पता है। तो क्या R2 में यहाँ से निकाल सकता हूँ, R2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे A माइनस R1 और R1 का वैल्यू लिख दिया डायरेक्टली कितना 30 डिग्री। तो ये यूज करके मैं यहाँ पे भी मैं स्नेल का लॉ यूज कर सकता हूँ। Q पॉइंट पे अगर मैं स्नेल का लॉ यूज करूंगा तो यहाँ पे क्या बोलो √3 इंटू साइन R2 और R2 को डायरेक्टली पुट कर दिया A माइनस 30 डिग्री इक्वल्स टू यहाँ पे क्या 1 इंटू साइन E, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है जो डिविएशन डेल है उसका वैल्यू कितना है 60 डिग्री। अब हमें ये पता है कि जो डिविएशन होता है डेल ये होता है I प्लस E माइनस A, ठीक है। डिविएशन का वैल्यू आपको दे रखा है 60 डिग्री और हमें ये भी पता कर लिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये भी 60 डिग्री इक्वल है। तो ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री प्लस E माइनस A। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो E है उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा A। तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस है जितने एंगल से एग्जिट करेगी वो प्रिज्म एंगल की इक्वल होगा। तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं, इसको मैं ओपन अप कर दूंगा साइन A माइनस B की तरह। तो क्या √3 टाइम्स साइन A cos 30 माइनस cos A साइन 30 इक्वल्स टू साइन E की जगह इसको बोल दिया मैंने साइन A। इसको सॉल्व करूंगा मैं, ये मेरा A में टर्म निकल के आ जाएगी। तो यहाँ से tan A है ये मेरे पास हो जाएगा √3। तो यहाँ से A का वैल्यू निकल के आ जाएगा मेरे पास में 60 डिग्री। तो जो प्रिज्म एंगल है मेरे पास में हो गया 60 डिग्री। तो मेरा B ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मेरा सही है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में आपको बोल रखा है कि फॉर रेड लाइट म्यू का वैल्यू आपको दे रखा है √2। रेड वाला लाइट के लिए ये वाला हो गया। आपको मिनिमम डिविएशन आपको दे रखा है, आपको पता है जो डिविएशन मिनिमम का केस होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू साइन ऑफ डेल मिनिमम प्लस A बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A बाई 2। अब हमें ये पता है कि ये दोनों प्रिज्म सेम है तो प्रिज्म एंगल तो सेम ही होंगे। A का वैल्यू हमने यहाँ से निकाली कितना है 60 डिग्री। अगर A का वैल्यू 60 डिग्री अगर यहाँ पे है तो म्यू का वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं अपन। ये हो गया साइन ऑफ डेल म्यू हो गया यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 प्लस 60 बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन 60 बाई 2। तो सॉल्व करेंगे यहाँ से म्यू का वैल्यू निकल के आएगा √2। तो मेरा C ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द ब्लू लाइट इज 60 डिग्री। तो E का वैल्यू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर अपन निकाला तो ये आपको कितना निकल के आ गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया E का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि दो बैटरीज, एक 15 वोल्ट की है, 5 वोल्ट की है, एक R एक रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें पता नहीं है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, 3 ओम का रेजिस्टेंस है, उससे करंट जा रही है I1, ठीक है, और
कैपेसिटर भी है और साथ साथ में एक नीचे आपको 3 ओम का रेजिस्टेंस भी दे रखा है और कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है। आप देखो कैपेसिटर जो है इनिशियली अनचार्ज है, कैपेसिटर जो है इस पर इनिशियल कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। फिर आपको बोला कि की जो है इनिशियली की को हमने क्या कर रखा है, ओपन रखा है, ठीक है। अगर की अगर ओपन रहेगी तो जो की के नीचे वाला सर्किट है वो इनिशियली काम में नहीं आ रहा होगा, तो जो कैपेसिटर है और एक 3 ओम का रेजिस्टेंस है नीचे वाला, ये सर्किट में ही नहीं रहेंगे। फिर आपको ये दे रखा है कि करंट इन 1 ओम रेजिस्टेंस इज 1 एम्पियर इनिशियली। तो जब की को हमने क्लोज नहीं किया था तो उसको जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें 1 ओम रेजिस्टर में 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। हमने कुछ टाइम टी नोट पर स्विच को क्लोज कर दिया, ठीक है। और ये टी नोट वो टाइम हो गया जब तक कैपेसिटर जो था वो सर्किट में ही नहीं था, ठीक है। और एक वैल्यू दे रखी है e⁻⁻1 की 0.36। तो हमें फर्स्ट ऑप्शन में हमें बोला है कि R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू चेक करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमने दे रखा है R = 3 ओम, इसको चेक करते हैं अपन। तो हमें जो वैल्यू दे रखी है उसमें अपन देखा कि 1 ओम रेजिस्टेंस में जो करंट है 1 एम्पियर होगी इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियली जो सर्किट होगा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये सर्किट है कुछ ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये रेजिस्टेंस R, ये 15 वोल्ट की बैटरी हो गई, यहाँ पे नीचे ये 5 वोल्ट, ये आपको 1 ओम दे रखा है और यहाँ पे 3 ओम हो गया। तो ये वाले सर्किट में ये वाली ब्रांच पे आपको 1 एम्पियर करंट दे रखी है, बट 1 एम्पियर करंट तो इधर भी जा सकती है इधर भी जा सकती है। अब इसका पता कैसे चलेगा, तो एक काम करते हैं, किसी एक पॉइंट पे अपन 0 पोटेंशियल नोट करते हैं। अगर हमने यहाँ पे 0 ले लिया तो 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा, 0 यहाँ पहुँच गया, ये 0 यहाँ पे क्या 15 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे है 5 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल पता नहीं है, ठीक है। अब ये जो है बड़ी बैटरी है तो जो नेट करंट निकलेगी इधर क्यों निकलेगी, और नेट करंट इधर की ओर आएगी तो यहाँ से करंट दोनों में सप्लाई करेगा ये, ठीक है। तो अगर x का वैल्यू अगर 5 से ज़्यादा होता है x, तो ये x इधर भी कैरी कर गया, तो x के लिए 5 ज़्यादा हो तो करंट इधर की हो जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ी बैटरी तो करंट यहाँ से इधर की हो जाएगी, तो हमने करंट को मान लिया ये हो गया इधर की ओर जा रहा है 1 एम्पियर, ठीक है। अगर इधर की ओर 1 एम्पियर जा रहा है तो ये वाले 1 ओम के रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। 1 ओम के इधर तो देखो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर 5 वोल्ट हो गया, इधर x हो गया और करंट जा रही है 1 एम्पियर इधर, तो मैं V = IR लगा सकता हूँ। V यहाँ पे क्या पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इधर से इधर जा रही तो पोटेंशियल क्या हो गया x - 5 क्या पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, I होगी 1 इंटू रेजिस्टेंस कितना हो गया 1, तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 6 वोल्ट। x का वैल्यू 6 वोल्ट आ गया तो अपन यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया और यहाँ पे वोल्टेज पता चल गया, ठीक है। तो अगर ये पता चल गया तो हम क्या ये जो R ओम है उसके एजेस पे पोटेंशियल देखो, एक तरफ तो 15 है यहाँ पे और एक तरफ यहाँ पे x है और x का वैल्यू कितना है 6, तो ये 15 ये 6, ये हाई पोटेंशियल ये लो पोटेंशियल, इधर से इधर क्यों करंट जाएगी, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 15 माइनस x कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो गया R। ये वो जो करंट है जो यहाँ से निकल के आएगी, ठीक है। अब यहाँ से करंट आने के बाद कुछ तो इधर 1 एम्पियर चलेगी और इधर कितनी चलेगी ये हमें पता नहीं है, क्या ये पता कर सकते हैं हम, ये इधर x का वैल्यू पता चल गया, अब कितना हो गया 6 वोल्ट हो गया, तो ये 6 इधर है ये 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 6 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना हो गया 3, तो ये इधर क्यों आ गया 2 एम्पियर करंट, इधर 1 एम्पियर इधर 2 एम्पियर, तो ये वाली करंट कितनी होगी 3 एम्पियर। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि जो अपने पास में R का वैल्यू है ये निकल के आएगा, ये हो गया 9 डिवाइड बाई 3, तो R का वैल्यू क्या 3 ओम। तो बेसिकली जो फर्स्ट अपना आंसर है वो करेक्ट हो गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में दे रखा T फॉर T लेस देन T नोट, जो करंट I1 है उसका वैल्यू कितना होगा 2 एम्पियर होगा, और I1 इस वाले सर्किट में फ्लो होने वाली करंट है, और कौन से टाइम के लिए दे रखी है T लेस देन T नोट, मतलब T नोट टाइम पे हमने स्विच क्लोज किया था उससे पहले कोई टाइम पे, अगर उसके पहले वाले टाइम पे बात करूँ तो कैपेसिटर तो सर्किट में नहीं है, तो सर्किट ऐसा दिखेगा, वो तो ये वाले पे करंट का वैल्यू I1 था और I1 का वैल्यू कितना निकल के आया 2 एम्पियर। तो यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में करेक्ट हो गया और सेकंड ऑप्शन में करेक्ट हो गया, ठीक है। फिर आगे आपको दे रखा है कि एट t = T नोट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड, इसका मीनिंग ये हो गया कि T नोट तो वो टाइम हो गया जब स्विच क्लोज कर दिया और उसमें कितना आगे दे रखा है 7.2 माइक्रो सेकेंड, मतलब स्विच क्लोज करने के
7.2 माइक्रो सेकेंड लेटर क्या होने वाला है, उसमें करंट की वैल्यू पूछी अपने से, और करंट का वैल्यू आपको दे रखा है कि 0.6 एम्पियर है कैपेसिटर से। तो उसको चेक करते हैं क्या होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, जैसे स्विच क्लोज करते हैं उसके बाद की बात करते हैं। जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ये 15 वोल्ट है, आर का वैल्यू हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया ऑलरेडी, तो यहाँ पे आर का वैल्यू कितना हो गया, 3 ओम हो गया। ये यहां दे रखा आपको 1 ओम, ये 5 वोल्ट, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है, और अब जो है कैपेसिटर भी सर्किट में आ चुका है। ठीक है, और ये एक नीचे रेजिस्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको दे रखी है 3 ओम। ठीक है, ये कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। यहाँ पे स्विच था उसको क्लोज कर दिया तो सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा अपने को। अब ये बोला है कि कोई टाइम टी नोट, ठीक है, प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन, इसको क्लोज करने के बाद अब जो सर्किट है उसमें हमें एक फोर्थ ऑप्शन में पूछा है कि बताओ इनफाइनाइट टाइम पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर पे कितना होगा। हमें ये पता है क्यू इक्वल टू सी वी होता है, जो चार्ज होगा वो इनफाइनाइट टाइम पर मैक्सिमम चार्ज होगा। तो एक काम करते हैं, हमें पता है कि जो चार्ज होगा उसको लिख दिया वालों क्यू नोट, वो किसके इक्वल होगा, सी इंटू वी नोट। जो यहाँ पे वी सी तो उसका कैपेसिटेंस हो गया, और वी नोट इस पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इस एजेस के अक्रॉस, वो भी इनफाइनाइट टाइम पर। तो इनफाइनाइट टाइम पे हमें इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना, तो ये ए पॉइंट मान लिया, इसको बी पॉइंट बोल दिया, तो हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इनफाइनाइट टाइम पे। अब हमें पता है कि जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, तो ये करंट को अलाउ नहीं करेगा अपने पाथ से जाने के लिए, तो करंट ये वाले सर्किट में आएगी नहीं। अगर करंट ये वाले सर्किट में नहीं आएगी तो करंट केवल इन तीनों में घूमती रहेगी। ठीक है, अगर करंट इन तीनों में घूमती रहेगी तो जो पोटेंशियल यहाँ पे होगा वही पोटेंशियल यहाँ पे होगा, तो इसको भी ए पॉइंट का पोटेंशियल यहाँ पे आ जाएगा। अब ये वाले ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रही है, अगर ये वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो गया इसका मतलब दोनों तरफ पोटेंशियल सेम होना चाहिए, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वो पोटेंशियल यहाँ पे हो जाएगा, और जो पोटेंशियल यहाँ का है वही पोटेंशियल यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस निकालना है, बट वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस आ जाएगा। और अब ये पता है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है V इक्वल्स टू आई आर होता है, आर का वैल्यू पता है हमें, तो इनफाइनाइट टाइम पर इधर से कितनी करंट जारी होगी फाइंड करना है। तो इनफाइनाइट टाइम पे क्या होगा, इस नीचे वाले सर्किट में कोई करंट नहीं जाएगी। ठीक है, तो क्या सर्किट ये वाला रहेगा ऊपर वाला, और ऊपर वाले सर्किट में क्या हुआ था थोड़ी देर पहले सेम हमें पता है कि जब तीनों सर्किट में रहेंगे ओनली ऊपर 1 2 3 ये तीनों ब्रांचेस ऊपर सर्किट में रहेगी, तो क्या सर्किट जो है क्या लेफ्ट वाले की तरह दिख रहा होगा आपको। अगर लेफ्ट वाली तरह दिख रहा है इसका मतलब ये वाले पे करंट कितनी थी, यहाँ पे क्या 2 एम्पियर थी, तो अगर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जगह जा रही है तो पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट हो गया, और जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, ये अपन देख लिया ऑलरेडी। तो सी का वैल्यू तो था कि था 2 माइक्रोफैरड मल्टीप्लाइड बाई 2 वोल्ट, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर यहाँ पे तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा, सॉरी ये हो गया 6 वोल्ट, तो अपने पास आ गया 12 माइक्रोकुलम इस वाले कैपेसिटर में चार्ज आ जाएगा इनफाइनाइट टाइम की। बात क्लियर है। अब आते हैं अपन थर्ड ऑप्शन पे अपने कि टी नोट प्लस 7.2 माइक्रो सेकेंड पे। अब वो टाइम रहेगा जब कैपेसिटर को हमने चार्जिंग उन पे रख दिया, ठीक है, और जैसे स्विच क्लोज किया उसके 7.2 माइक्रो सेकेंड बाद में। पर हमें पता है कि अगर कोई भी कैपेसिटर के अक्रॉस अगर आपको चार्ज वगैरह निकालना है, करंट निकालनी है, तो उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके अक्रॉस आपको एक इक्विवेलेंट बैटरी चाहिए, उसके अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, ताकि आप टाइम कांस्टेंट टी इक्वल टू टाइम टाउ इक्वल टू आर सी का वैल्यू पुट कर सको आप। ठीक है, तो स्विच क्लोज करने के बाद में सर्किट कैसा दिखेगा, तो अपन एक काम करते हैं, स्विच क्लोज करके कुछ सर्किट ऐसे दिखेगा। बट अभी तो हमने बात की थी वो थी इनफाइनाइट टाइम पर, हमें बात करनी है टी टाइम के लिए, कोई भी रैंडम टाइम पर। तो कोई भी रैंडम टाइम टी पे अगर अपन बात करें तो इसके अक्रॉस मुझे एक बैटरी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा सर्किट अगर हमें पता हो कि ये कैपेसिटर लगा रखा हो, एक रेजिस्टर लगा रखा हो और एक बैटरी लगा रखी हो, ऐसे सर्किट के लिए ये V वोल्टेज की बैटरी है। ठीक है, तो ऐसे सर्किट के लिए मुझे अगर वहां पे मुझे पूछा जाए करंट का वैल्यू क्या होगा, तो करंट का वैल्यू मुझे पता है, I का वैल्यू होता है Q नॉट अपॉन आर सी ई रेस्ट पावर माइनस टी अपॉन टाउ, और टाउ का वैल्यू कितना होता है आर सी। ठीक है,
क्यू नॉट अपॉन सी, क्या ये वोल्टेज हो गया, क्यू नॉट हो गया मैक्सिमम चार्ज, ये कैपेसिटेंस, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया जो कि वी के इक्वल हो जाएगा। तो या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, आई इक्वल्स टू वी बाई आर ए रेस्ट टू आर माइनस टी अपॉन आर सी, ये आपकी करंट होगी। तो अगर आपको आई चाहिए उसके लिए आपको वी चाहिए होगा, ये वोल्टेज, एक इक्विवेलेंट बैटरी चाहिए होगी इन सब के लिए, एक आर एक रेजिस्टर चाहिए, आपको आर इक्विवेलेंट का वैल्यू पता चल जाएगा, सी का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी इसका। तो अब हमारा काम रह गया कि तो आर निकालना है और इस साथ साथ में ये वोल्टेज भी निकालना है। ये अगर पता चल गया तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे थेवेनिन। थेवेनिन क्या होगा, देखो कि अगर इस कैपेसिटर के अक्रॉस मुझे नेट वोल्टेज चाहिए, तो एक काम करूंगा मैं, ये वाले जो यहाँ से यहाँ पे अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो निकालूंगा यहाँ पे। तो एक काम करते हैं, पहले आर इक्वल निकाल लेते हैं। तो आर इक्वल निकालेंगे तो देखो जितने भी बैटरीज यहाँ पे लगा रखी सर्किट इन सबको हटा दो एक बार के लिए। तो 1 2 ये दो बैटरीज इनको हटा दूंगा, तो जो मेरा सर्किट है कुछ ऐसे दिखेगा, ये 3 ओम ऊपर है, ये 1 ओम, उसके नीचे आपको जो दे रखा है ये हो गया आपका 3 ओम फिर से, ठीक है। इन दोनों का क्रॉस चाहिए था आपको और ये होगा 3 ओम। तो ये तीनों तो हो गए आपस में पैरेलल में और इसके साथ हो जाएंगे सीरीज में। तो इन तीनों का आर इक्वल निकालते हैं। इनका हो गया देखो 1 अपॉन आर, अगर अपन लिखते हैं या R1 लिख दो इसको, तो क्या 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1, इस 1 को 3/3 लिख देता हूँ, तो इसका जो R1 का वैल्यू निकल के आएगा कितना हो गया, ये 3/5 हो गया। तो ये और ये आपस में सीरीज में है, तो जो R निकल के आएगा यहाँ से R, तो उसके लिए ये वाला पार्ट और पूरा पार्ट आपस में सीरीज में हो गए। तो 3/5 प्लस 3 सॉल्व करेंगे तो 18/5 मेरा R इक्वल निकल के आ गया, ठीक है। और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही एक बैटरी की तरह काम करेगा इसके लिए। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि 6 वोल्ट के इक्वल आया था यहाँ पे। तो मैं फाइनली आई का वैल्यू लिख सकता हूँ, आई का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल्स टू वी, वी का वैल्यू कितना हो गया 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 18/5 ए रेस्ट पावर माइनस टी। और टाइम कितने टाइम बाद में ये सर्किट पे देख रहे हैं अपन, तो टाइम को ले 7.2 माइक्रो सेकेंड है, इसको 10⁻⁻6 यहाँ पे लगा दिया डिवाइडेड बाय आर। आर का वैल्यू यहाँ पे जो आर इक्वल निकाल के लेके आए अपन 18/5 हो गया। और सी का वैल्यू अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सी का आपको दे रखा है 2 × 10⁻⁻6 माइक्रो फेरेड को अपन ने फेरेड में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको सॉल्व करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e⁻⁻1 जिसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखा है। तो यहाँ से आई का अगर वैल्यू अपन निकालते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा 0.6 एम्पियर। क्लियर है। तो ऑप्शन में आपको 0.6 एम्पियर दे रखा है, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया, थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो गया और फोर्थ ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। क्लियर है सबको। देखो इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है एक बार है जिसका मास आपको दे रखा है 1 किलोग्राम, लेंथ दे रखी है 0.2 मीटर और ये एक फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है और किसी एक पॉइंट पर एंड के अबाउट ही फिक्स्ड है, ठीक है। तो ये मान लिया कि एक बार है, बार को रॉड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो ये आपकी एक रॉड हो गई, ये किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये कुछ ऐसे रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वाली ए पॉइंट की ओर मान लेते हैं, इस ए पॉइंट की ओर ही फिक्स्ड है, ठीक है। इसका मास आपको दे रखा है, इसकी टोटल लेंथ भी आपको दे रखी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है कि एक कोई पार्टिकल है, इसका मास है 0.10 किलोग्राम, वो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड से आ रहा है और इस पे L/2 बीट कर रहा है। तो बेसिकली ये मान सकते हैं ये पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है। ये रॉड के लिए अगर बात करूँ तो मास कैपिटल M दे रखा है और लेंथ कैपिटल L दे रखी है। ये इधर की ओर आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये आपके यहाँ पे हिट कर रहा है और हिटिंग के लिए उसने बोला कि आफ्टर हिट करने के बाद में ये वापस के पीछे की ओर जा रहा है कितने से, तो ये बिफोर, ये हिट करने से पहले की बात दे रखा है। हिट करने के बाद में क्या हो रहा है कि ये अगर आप ये हिट करेगा तो हिट करने के बाद ये तो पीछे की ओर जा रहा है और ये रोड ऐसे घूम रही है। तो ये सेम रोड इधर है, ये पहले था कोलिजन करने से पहले और ये कोलिजन करने के बाद में। कोलिजन करने जस्ट बाद में इसके एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, इधर की तरफ हो जाएगी और ये जो पार्टिकल है ये पीछे की ओर आ जाएगा कुछ स्पीड v से, ठीक है। और साथ में आपको ये मेंशन कर रखा ऑलरेडी कि ये जो है ये हाफ डिस्टेंस पे जाके कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, हाफ ऑफ लेंथ, ठीक है। तो
इस पूरे प्रोसेस में हमें ये पता है कि ये आके यहाँ पे इसको हिट करेगा तो इस पर टॉर्क लगेगा उधर की तरफ, लाइक इधर टॉर्क मतलब कुछ ऐसे होगा। अगर मैं अपनी तरफ से यहाँ से उसको देख रहा हूँ तो ये मेरी तरफ से मेरे को यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नजर आ रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे घूम रहा होगा रॉड, ठीक है। और ये जब इस पर पार्टिकल पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगी तो इस पर टॉर्क लगेगा पीछे की ओर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। अब हमें पता है कि जो टॉर्क है, अगर इन दोनों को सिस्टम अगर मान लूंगा तो सिस्टम में नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो। और सिस्टम नेट टॉर्क जीरो हो जाएगा किस पॉइंट पे टॉर्क जीरो हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ए वाले पॉइंट पर हिंज फोर्स भी हो सकते हैं। तो हमें पता नहीं अगर सेंटर ऑफ मास की वर्ड करूंगा तो भी मेरा नेट टॉर्क जीरो हो रहा है कब, जब अगर यहाँ पे फोर्स नहीं लग रहा हो तो। बट अभी हमें इसके बारे में पता नहीं कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इन केस अगर लग भी रहा होगा तो अगर ए पॉइंट के वर्ड इसका टॉर्क कितना हो जाएगा, जीरो रहेगा। तो अगर मैं देखूं तो अगर दोनों को सिस्टम मान लूं या आगे इसको हिट कर रहा है तो पूरे सिस्टम का नेट टॉर्क क्या हो गया, जीरो। और सिस्टम में नेट टॉर्क जीरो होने का मतलब क्या हो गया, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो चेंज होने वाला नहीं है, जितना इनिशियली रहेगा उतना ही फाइनल रहेगा, ठीक है। तो इनिशियली एंगुलर मोमेंटम निकाले थे अपन, तो एल इनिशियल, ये आपको सिचुएशन कोलिजन पहले ही दे रखी है और कोलिजन के बाद की। तो एल इनिशियल इक्वल हो जाएगा यहाँ पे एल फाइनल। इनिशियल मतलब कोलिजन करने से पहले और ये कोलिजन करने के बाद में। तो ए पॉइंट के वर्ड लिख रहे हैं अपन ये, तो इसको लिख दिया विद रेस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ए पॉइंट के वर्ड इनिशियली एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं। तो ये वाला पार्टिकल मास कितना है, m, ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे आ रहा है, l/2, ठीक है। तो इसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, मास, ये मास आपको दे रखा है 0.10, वेलोसिटी इसकी दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड और ये l/2 डिस्टेंस पे आ रहा है। तो l के लिए आपको 0.20 दे रखा है, तो 0.20 डिवाइडेड बाई 2, ये तो गया कोलिजन करने से पहले इसका। और ये रॉड है, रॉड का क्या होगा, इस वाले के वोट आई ओमेगा होगा और इनिशियली रेस्ट पे है तो इनिशियल क्या हो गया, जीरो। कोलिजन करने जस्ट बाद में बात करूं तो ये ऑपोजिट में जा रहा है, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम हो गया ये ऑपोजिट में हो गया, नेगेटिव में हो गया। तो अगर इसको अगर अपने पॉजिटिव में कंसीडर किया है तो उसके ऑपोजिट वाले को नेगेटिव में कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये वाले पार्टिकल का कितना हो गया, मास तो उतना ही है 0.10, ये कुछ v स्पीड से जा रहा है और ये l/2 डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से वापस आएगा, तो 0.20 डिवाइडेड बाई 2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव। नेगेटिव हो गया डायरेक्शन की वजह से, प्लस रॉड का तो इधर की ओर ही आएगा, तो रॉड का हो गया आई ओमेगा। और हमें पता है रॉड या बार का अगर किसी एज से पास करने वाली एक्सिस के बाद मोमेंटम एनर्जी लिखता हूँ तो ml²/3 आता है। m का वैल्यू आपको क्वेश्चन में 1 किलोग्राम दे रखा है, लेंथ आपको दे रखी है 0.20 डिवाइडेड बाई 3, ये स्क्वायर है इसका, डिवाइडेड बाई 3 इंटू कितना हो गया ओमेगा। तो यहाँ से मेरे पास में इक्वेशन निकल के आ जाएगी, यहाँ पे ये हो गया 4 ओमेगा प्लस 3v इक्वल्स टू, या मेरे पास में कितना 1.5, ठीक है। ये इक्वेशन में ऑलरेडी सॉल्व कर रखी है, ठीक है। नेक्स्ट, साथ में ये भी दे रखा है कि जो कोलिजन इलास्टिक है, अगर इलास्टिक कोलिजन अगर होती है तो ई का वैल्यू उसके लिए 1 रहेगा और ई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, जिसका वैल्यू क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो हमें पता है सिंस कोलिजन इलास्टिक है तो ई का वैल्यू आपका 1 हो गया। अगर ई का वैल्यू 1 है, व्हाट डज इट मीन, ई तो 1 हो गया, क्या है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 होता है। v2 मतलब अगर इनकी बात करूँ जहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये कितनी वेलोसिटी से सेपरेट कर रहे हैं, तो ये इधर आ रहा है v से, और अगर ये ओमेगा से इधर जा रहा है, ये वाला पॉइंट l/2 डिस्टेंस पे लाई करता है, तो ये वाले पॉइंट की वेलोसिटी r ओमेगा होगी। तो r का वैल्यू कितना हो गया, l/2 इंटू ओमेगा। तो ये दोनों सेपरेट कर रहे हैं कितने से, v प्लस l/2 इंटू ओमेगा अपॉन, ये रेस्ट पे था, ये कितने से अप्रोच कर रहा था उसको, 5 से। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से एक और इक्वेशन निकल के आएगी, ये होगी 10v प्लस ओमेगा दैट विल बी इक्वल्स टू 50। अब हमारे पास दो इक्वेशन है वो दो वेरिएबल है, ओमेगा और v दो वेरिएबल है, वो दो इक्वेशन मेरे पास आ गई है। तो दोनों इक्वेशन से हम ओमेगा और v का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले यहाँ पे अपन वैल्यू कैलकुलेट करते हैं v का, तो v का वैल्यू अगर सोल्व करेंगे अपन तो एक काम करते हैं, ओमेगा का वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास v में इक्वेशन बन जाएगा और v का जो वैल्यू निकल के आ रहा है मेरे पास 185 डिवाइडेड बाई 43 है, तो कुछ मीटर पर सेकंड में आ गया। इसको फर्दर अगर मैं सोल्व करते हैं तो ये मेरे पास निकल के आ गया 4.30 मीटर पर सेकंड, ठीक है।
और यही वैल्यू अगर मैं किसी एक इक्वेशन पुट कर देता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ पे, जो आपको 6.98 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ये v हो गया और ये तो अपने फर्स्ट ऑप्शन इसमें अपना करेक्ट हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक बेस है ये वाला, इसका एरिया जो है ये 50 सेंटीमीटर बाई 5 सेंटीमीटर, नीचे वाला उसका बेस हो गया, ठीक है। और इसकी जो हाइट है 50 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। ये इसकी दो वॉल्स है, तो एक तो ये वाली और एक ये वाली, दोनों इसका एरिया आपको ये 50 सेंटीमीटर का ये विड्थ हो गया और ये हाइट होगी 50 सेंटीमीटर। ये इसका ओरिएंटेशन है। हम इसके ऊपर से एक डाइलेक्ट्रिक भर रहे हैं इसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक ये कुछ माचिस की डिब्बी की तरह होगा, अगर इसमें डाइलेक्ट्रिक भरेंगे अपन तो कुछ हाइट तक यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और डाइलेक्ट्रिक अगर इस तरह से आ जाता है, ठीक है, अगर अपन इन दोनों पॉइंट के बीच में, अगर ये वाला पॉइंट बोल दिया लेट से मान लो P पॉइंट है और ये पॉइंट कौन सा है, Q पॉइंट है, अगर P और Q के बीच में अगर अपन कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं तो कुछ पार्ट में तो यहाँ पे लिक्विड आ चुका होगा, कुछ पार्ट लिक्विड आ चुका है और इस वाले पार्ट में लिक्विड नहीं आया है, तो ये ऊपर वाला अलग के टाइप से बिहेव करेगा, नीचे वाला अलग टाइप से बिहेव करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा, ये ऊपर वाला पार्ट हो गया और ये नीचे वाला पार्ट हो गया, कुछ इसकी तरह बिहेव करेंगे। ये वाला पार्ट है जहाँ पे कोई भी डाइलेक्ट्रिक ऐड नहीं किया है और इस वाले पार्ट में डाइलेक्ट्रिक ऐड कर चुके हैं, तो इसकी कैपेसिटी एक बार मैं C1 मान लेता हूँ, इसकी कैपेसिटी मान लिया C2 है। ये आपका P पॉइंट हो गया, ये Q पॉइंट हो गया, और आपकी जो नेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगी जो C होगी उसका वैल्यू हो जाएगा C1 प्लस C2, बिकॉज ये दोनों पैरेलल में है। तो बेसिकली आपको इन दोनों की कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। फिर आपको बोला इसके जो लिक्विड भर रहे थे अपन, उसका रेट है 250 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, मतलब एक सेकेंड में 250 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो टी टाइम, अगर मैं 10 सेकंड जो अपने से पूछा है कि 10 सेकंड पे कैपेसिटेंस क्या होगी, तो उतने टाइम में कितना लिक्विड आ चुका होगा निकाल लेते हैं बार के लिए अपन। तो एक काम करते हैं, तो अगर टी टाइम में बात करूं तो ये जो है लेट से कुछ h डिस्टेंस तक इसमें पूरा लिक्विड भर जाएगा। तो लिक्विड के डालने की रेट क्या है, 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है, ये एक सेकंड का हो गया। तो अगर इसको t सेकंड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, t का वैल्यू कितना है 10, तो ये टोटल वॉल्यूम आ गया जो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम हो गया ये वाला बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये हो गया 5 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर इंटू हाइट होगी इसकी h। तो यहाँ से सॉल्व करें तो h का वैल्यू आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब यहाँ तक टोटल है 50, उसमें से 10 सेंटीमीटर तक के पार्ट में तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक आ जाएगा और ऊपर वाले बाकी बचे 40 पार्ट में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं रहेगा। तो अगर मैं C1 अगर मैं निकालना चाहूँ तो C1 होगी ऊपर वाले पार्ट की कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होती है, A एप्सिलॉन नॉट बाई D होगी, ठीक है। तो इसका एरिया जो काम में आ रहा है, तो इस ऊपर वाले के लिए यहाँ से लेके ये वाला पार्ट काम में आ रहा होगा। और ये वाला एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये अपना कितना आ रहा है 50 आ रहा है और ये ऊपर वाला कितना बच गया 40। तो एरिया जो है ये मेरे पास हो गया 40 सेंटीमीटर, इसको A1 बोल देता हूँ, 40 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। जो गैप है ये बीच का गैप D, तो D1 बोल देता हूँ और D1 का वैल्यू कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा जो गैप जो होगा दोनों के लिए सेम रहेगा, तो इस इसको मैं D से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। नीचे वाला पार्ट है उसमें ये वाला एरिया काम में आ रहा होगा, तो ये वाले एरिया कितना होगा 50 सेंटीमीटर का विड्थ हो गया और हाइट होगी इसकी 10 सेंटीमीटर। तो A2 का वैल्यू निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो गैप रहेगा वो तो सेम रहेगा, तो D जो है D2 के इक्वल आ गया, ठीक है। ये वाला गैप भी सेम हो गया। नीचे वाले पार्ट में एक डाइलेक्ट्रिक ऐड कर रखा है, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है 3 है, इसका मतलब उसकी कैपेसिटेंस 3 टाइम्स भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मैं नेट कैपेसिटेंस निकाल लेता हूँ, तो C का वैल्यू कितना हो गया, C1 हो गया A1 एप्सिलॉन नॉट बाई D, दूसरे वाले कितना हो गया A2 एप्सिलॉन नॉट बाई D, बट साथ साथ में यहाँ पे इसका ER भी तो आ जाएगा, ER टाइम्स हो गया। तो A1 का वैल्यू पुट कर देंगे अपन, ये हो गया। अच्छा दोनों से अगर बात हो गया D तो कॉमन ही आ गया तो यहाँ से, और एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया, तो एप्सिलॉन नॉट बाई D मल्टीप्लाइड बाई A1 प्लस ER टाइम्स A2। सॉल्व करेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये आपको दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन D आपको डिस्टेंस दे रखी है,
बीच का गैप कितना है 5 सेंटीमीटर है। 5 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो 10⁻⁻2 लिख दिया। A1 पहले वाले का एरिया हो गया, ये हो गया 40 इंटू 50 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा तो -4 भी लगाना पड़ेगा। प्लस दूसरे वाले पार्ट की बात करूँ 3 टाइम्स उसका डायलेक्ट्रिक हो गया, और उसका एरिया हो गया 10 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अपन, तो सॉल्व करने पे निकल गया 63 इंटू 10⁻12 फैरेड इसकी कैपेसिटेंस होगी, जिसको मैं 63 फैरेड अपन लिख देंगे। क्लियर है? क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आइडियल गैस का एक मोल है, उसको इनिशियल कंडीशन TA, V0 से लेके जाया जा रहा है फाइनल कंडीशन TF, 5 V0 तक, और ये प्रोसेस है एडियाबेटिक। गैस के मोल है 1 मोल। हमें ये बताए एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए कंडीशन होती है PV और गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो T और V के टर्म से आपको इक्वेशन दे रखी है, तो T और V के टर्म से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं कि TV गामा-1 इक्वल्स टू कांस्टेंट, या फिर इसको ऐसा बोल दो अलग अलग जगह के लिए। इनिशियल क्या था TA, इनिशियल वॉल्यूम क्या था V0 रेस्ट टू पावर गामा-1, और गामा यहाँ पे हो गई है CP/CV। और फाइनली अगर देखा जाए तो T फाइनल इंटू 5 V0 रेस्ट टू पावर गामा-1। सही है? इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर आप बोला कि उसी गैस के एक और मोल को हम एक कंडीशन TB, V0 से लेके जा रहे हैं दूसरी फाइनल कंडीशन TF, 5 V0 तक। इस वाले के लिए आपको दे प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है। ऑब्वियस अगर आइसोथर्मल है तो इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर दोनों बराबर होंगे, तो यहां से बोल सकते हैं हमें TB इक्वल्स टू TF होगा। क्वेश्चन हमें TA/TB के बारे में बात कर रहा है, तो क्या ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? इसको बोलते इक्वेशन सेकेंड। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमें बोल सकते हैं कि TA V0 रेस्ट टू पावर गामा-1 इक्वल्स टू TB इंटू 5 V0 रेस्ट टू पावर गामा-1। ये वाले टर्म को मैं अलग अलग पावर यूज कर लिख सकता हूं, तो TA V0 रेस्ट टू पावर गामा-1 इक्वल्स टू TB 5 रेस्ट टू पावर गामा-1 V0 रेस्ट टू पावर गामा-1। ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से TA/TB का जो वैल्यू है ये हो गया TA डिवाइडेड बाई TB, ये मेरे पास हो जाएगा 5 रेस्ट टू पावर गामा-1। ठीक है? इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि दो सैटेलाइट है, दो अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और तो एक सैटेलाइट है P जो कि अर्थ से HP हाइट पर उड़ रहा है, और HP का वैल्यू आपको दे रखा है R/3, और R यहाँ पे रेडियस ऑफ अर्थ है। एक दूसरा सैटेलाइट है, ये अर्थ की सरफेस से HQ हाइट पर यहाँ पे घूम रहा है, तो HQ का वैल्यू आपको पता नहीं, ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है? और इसके लिए इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है कि P और Q दोनों पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है यहाँ पे GP होगा, और Q पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है GQ होगा। इनका आपको रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, तो GP डिवाइडेड बाई GQ, इसका वैल्यू आपको क्वेश्चन में 36 डिवाइडेड बाई 25 आपको दे रखा है। ठीक है? तो देखो इसमें GP का जो वैल्यू होगा ये क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ P स्क्वायर, मतलब R यहाँ पे R होगा, P पॉइंट के लिए R स्क्वायर, ये तो गया GP डिवाइडेड बाई GM अपॉन RQ स्क्वायर, इसका वैल्यू गया 36 डिवाइडेड बाई 25। RP यहाँ पर अर्थ के सेंटर से उस सैटेलाइट की डिस्टेंस है, तो अगर ये अर्थ है तो P वाला जो है यहाँ से अर्थ की सरफेस से R/3 डिस्टेंस पर है, ये सेंटर है, ये डिस्टेंस R हो गई, तो सेंटर से अगर इसकी डिस्टेंस देखी जाए P पॉइंट की, तो ये हो गया मेरे पास में R प्लस R/3। तो यहाँ से RP का जो वैल्यू है ये हो गया मेरे पास में
r प्लस आर बाई थ्री, तो 4r/3 मेरे पास में हो गया। और आर क्यू का वैल्यू है जो मुझे पता नहीं, तो r प्लस एच क्यू हो जाएगा। अगर ये कोई पॉइंट क्यू है, ये डिस्टेंस की एच क्यू हो जाएगी उसके लिए, तो ये हो गया आर क्यू इक्वल्स टू आर प्लस एच क्यू हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यूज मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे जी एम से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये ऊपर चला गया, तो ये हो गया आर क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर पी स्क्वायर, इसका वैल्यू हो गया 36/25। स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो स्क्वायर रूट लूंगा तो हो गया आर क्यू डिवाइडेड बाई आर पी, दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 6/5। अगर इनकी फर्दर वैल्यूज पुट कर देता हूँ, आर क्यू का वैल्यू हो गया मेरे पास में आर प्लस एच क्यू अपॉन आर पी का वैल्यू हो गया आर प्लस r/3 बोल सकते हो, या फिर इसको टोटल 4r/3 अपन ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके, वो भी पुट कर सकते हैं। ये हो गया 6/5। इसको आगे सॉल्व किया यहाँ पे, तो जो एच क्यू का वैल्यू है ये निकल के आया मेरे पास में 3r/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हाइड्रोजन लाइक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर Z दे रखा है, उसका वैल्यू कुछ पता नहीं हमें। ठीक है, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन वो लेवल 4 से लेकर लेवल 3 तक ट्रांजिशन कर रहा है। तो लेट्स से कि ये न्यूक्लियस हो गया, ये उसका लेवल 3 हो गया, n = 3। ठीक है, और जो दूसरा लेवल है ये है n = 4। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे ट्रांजिशन करेगा तो उतने एनर्जी डिफरेंस के इक्वल एनर्जी फोटोन को रिलीज कर देगा। ये फोटोन निकल के आएगा यहाँ से, और आगे किया क्या जा रहा है कि ये जो फोटोन है इसको एक मेटल के ऊपर डाला जा रहा है। एक मेटल मान लेते हैं, एक प्लेट है, इस मेटल प्लेट में फोटोन को डाला जाएगा, तो उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है, और उस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स जो है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से पता है कि अगर यहाँ से कुछ एनर्जी आएगी उसका वैल्यू एक पर्टिकुलर वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, और वो जो एनर्जी होती है उसको बोलते हैं अपन क्या, वर्क फंक्शन फाई। और फाई जो होता है ये या तो कुछ गिवन होगा, तो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि इसके लिए जो वेवलेंथ आपको दे रखी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ये है लैम्डा नॉट का वैल्यू आपको दे रखा है 310 नैनोमीटर। तो वेवलेंथ अगर आपको दे रखी है तो फाई क्या हो जाएगा, hc/लैम्डा नॉट। और अगर इनकी वैल्यूज अगर पुट कर देता हूँ कितना आ गया, 1240 डिवाइडेड बाई 310, ये नैनोमीटर के टर्म्स पे आ गया, तो सॉल्व करेंगे तो कितना निकल गया, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका वर्क फंक्शन हो गया। तो अगर ये वाले फोटोन की एनर्जी अगर मान लें कितनी है E, तो अपन आइंस्टाइंस इक्वेशन से अपन क्या बोल सकते हैं कि E = फाई प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। E उस इलेक्ट्रॉन के फोटोन की एनर्जी हो गई, और वो इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के इक्वल हो जाएगी। और एनर्जी डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, ये आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टाइम्स Z² इंटू 1 ये 3² माइनस 1/4² इक्वल्स टू फाई का वैल्यू निकल के आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये निकल गया कि 1.95 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, तो यहाँ से Z² का वैल्यू निकल के आता है 9, और यहाँ से Z का वैल्यू हो गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में अपने को दे रखा है, देखो एक मिरर है M1, दूसरा मिरर M2 है, दोनों का रेडियस और कर्वेचर आपको दे रखा है। ये बीच में एक लेंस है, इसको L से डिनोट कर दिया। ये एक पॉइंट है जहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा गया S, ये L और M2 का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर ये डिस्टेंस 20 है तो ये वाली होगी 10, और ये वाली होगी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको यहाँ पे रख दिया अपन। फिर अब ये बोला कि इससे जो इमेजेस बनेगी, इसकी एक इमेज जो इसके ऊपर आके मिलेगी, तो ऑब्जेक्ट भी यहीं पे होगा और इमेज भी यहीं पे बननी चाहिए। तो उसके लिए ये वाला गैप क्या होगा, उसका डिवाइडेड बाय 7। ये गैप को अगर मैं n/7 बोलूँ तो आपको n का वैल्यू निकालना है। तो देखो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रेज होगी वो यहाँ से निकलती, ऑब्जेक्ट से रेज निकलेगी यहाँ से, तो वो इस पर भी इंसिडेंट होगी और इधर भी इंसिडेंट होगी, तो इधर भी जाएगी इधर भी जाएगी। तो दोनों केसेस को कंसिडर करके चलना पड़ेगा। तो मैं मान लो कि फर्स्ट में मान लिया कि लेफ्ट हैंड साइड में मेरी रेज जा रही है। ठीक है, तो केस फर्स्ट ले लिया या पार्ट फर्स्ट ले लिया मैंने इसका, इसको बोल दिया पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट वो वाला है जिसमें रेज जो है ऑब्जेक्ट से पहले इधर की हो जा रही है।
तो अगर रेज इधर की हो जाएगी तो देखो ये एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है, एफ का वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ का ऑब्जेक्ट होगा तो ये वाला पॉइंट जो है इसके फोकस पे आ गया, और फोकस पे अगर ऑब्जेक्ट को रख दोगे तो रेज जाने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ से रेज ऐसे निकली है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, पैरेलल, और यहाँ से जो रेज पैरेलल होके जाएगी केस पे आके गिरेगी, और पैरेलल लाइंस जब आती है तो वो आके इसके फोकस पे आके मिलेगी, और इसके फोकस पे आके मिलेगी तो कहीं या तो यहाँ पे मिल जाएगी, या फिर अगर यहाँ पे नहीं मिल रही तो यहाँ पे कहीं मिल सकती है, बट वापस यहाँ पे नहीं मिल पाएगी। तो ये वाला पार्ट जो है इसको अपन कंसिडर ही नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वापस यहाँ पे मिलानी है तो रेज जैसे जा रही है वैसे वापस आना पड़ेगा, और वापस आके ऐसे मिल सकती है ताकि वापस पैरेलल लाइंस आए और इसके फोकस पे आके मर्ज हो जाए। तो वो वाला केस तो कंसिडर कर नहीं सकते, तो हमें पार्ट फर्स्ट वाला जो केस था उसको तो अपने को छोड़ना पड़ेगा। फिर अपन चलते हैं पार्ट सेकंड में, जिसमें ऑब्जेक्ट से इंसिडेंट करवा रहे हैं अपन पहले M2 मिरर पर। तो अब अपन चलते हैं पार्ट सेकंड पर। इस वाले में पहले ऑब्जेक्ट ये होगा और ये मिरर होगा, तो यहाँ से रेज जाएगी इसके ऊपर, तो ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, और रेज इधर की ओर जा रही तो इधर की ओर प्लस ले लिया, ये वाला माइनस। तो यहाँ पे अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो u है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ये होगी -10 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ है इसका रेडियस वगैरह का हाफ हो जाएगा, इसको मैंने बोल दिया इसका हाफ हो गया 12 सेंटीमीटर, तो f2 का वैल्यू हो गया 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट हो गया है, इसके फोकल लेंथ पता चल गई तो अपन इमेज निकाल सकते हैं। सॉल्व करेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, ये मेरा फॉर्मूला यूज कर दिया। यहाँ पे u और f की जगह f2 आ जाएगा, तो यहाँ पे v का वैल्यू कैलकुलेट करूंगा मैं, तो यहाँ से v का वैल्यू निकल के आएगा मेरे पास में, ये आ रहा है 60 सेंटीमीटर। ये है प्लस में मतलब इस वाले पोल के इधर की ओर होगा, तो पोल के इधर तो एक्चुअल में जाके मिल ही नहीं सकती, तो ये इधर की ओर कौन सा हो गया, वर्चुअल इमेज बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर था, और ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस थी कुछ ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से लाइंस गई कुछ ऐसे, और कुछ ये ऐसे निकल गई। अगर रेज ऐसे आएंगी तो ऐसा लग रहा होगा पीछे कहीं में मिल रहे होंगे, और ये वाला पॉइंट हो गया यहाँ से इस वाले पॉइंट से 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 60 सेंटीमीटर हो गया, अब ये रेज इधर आएगी, लेंस पे गिरेगी, ये लेंस पे आके रेज अगर मिलती है तो लेंस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाला होगा, क्योंकि इसको यहाँ पे लग रहा होगा कि रेज यहाँ से निकल के आ रही होगी। और अपन वैसे कॉन्सेप्चुअली बोल सकते हैं कि जो इससे जो इमेज बनेगा आगे वाले के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो इसके लिए अब यार इंसिडेंट रे इसके लिए इधर की लेफ्ट हैंड साइड में होगी, तो ये वाला कंसिडर करूंगा प्लस में और इधर वाला कंसिडर करूंगा माइनस में। ऑब्जेक्ट इसके लिए ये वाला हो गया, ये डिस्टेंस 60 है, ये डिस्टेंस आपको 20 दे रखी है, तो यहाँ से u का वैल्यू हो गया मेरा -80, ठीक है। f इसके लिए फोकल लेंथ अपने ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। सॉल्व करेंगे इसको 1/v, अब कह रहे हैं यहाँ पे लेंस फॉर्मूला यूज करूंगा 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। u का वैल्यू पुट करूंगा, f का वैल्यू पुट करूंगा, तो यहाँ से v का वैल्यू निकल के आएगा, और v का वैल्यू निकल के यहाँ से 80/7, ठीक है। और ये v का वैल्यू प्लस में आ रहा है सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस में आ रहा है, उसका मतलब इसके इधर ही कहीं इमेज बनेगी इसकी। अब 80/7 सेंटीमीटर पे आके ऐसे इमेजेस मिलने वाली है, ठीक है। और अगर बात करें एक्चुअल में तो ये आगे भी जाएंगी ऐसे, सही है। तो ये डिस्टेंस इसकी 80/7 है, ये यहाँ से आता है। अब हमें पता है कि इस तरफ एक हमें मिरर लेके आना है, ठीक है। वो मिरर की पोजीशनिंग क्या होनी चाहिए जिससे कि वापस जो इमेज है वापस यहीं पे बन जाए। इमेज यहाँ पे बनने के लिए इस रेस को यहाँ से होके आना पड़ेगा, यहाँ से होके आना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि देखो इधर से रे आई, ठीक है। तो अलग अलग केसेस कंसिडर करते हैं, तो इसमें सबसे पहला केस जो होगा इसी पार्ट सेकंड के अंदर, केस फर्स्ट क्या होगा कि मैं मिरर को एक काम करता हूँ यहीं पे रख देता हूँ। अगर मैं मिरर को यहीं पे रख दूंगा उससे क्या होगा कि ये जो रेज है ये वाली जाएगी ऐसे, और पोल पे यहाँ पे हिट करने के बाद में इधर से निकल के आ जाएगी, और ये जो रेज आ रही है वो घूम के इधर से आ जाएगी। तो ये जो जा रही थी घूम के इधर से आ जाएगी और इधर वाली यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अभी के लिए रेज ऐसे गई थी तो कुछ ऐसा हो गया, ये यहाँ पे लेंस था, इस लेंस से जो इमेज बनी थी
कुछ यहाँ पे बना दिया अपन ने ऐसे, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है बीच वाला, ठीक है। तो ये रे ऐसे आई और घूम के इधर निकल गई टकरा के यहाँ से, और जो नीचे से जो रे आ रही थी ऐसे वो इधर क्यों निकल गई, और क्या रे वापस रीट्रेस कर जाएगी, और रीट्रेस करने के बाद में जैसे अभी यहाँ से पहले इधर निकली फिर इधर गई थी, वैसे रेज रीट्रेस करेगी तो यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे आके वापस मिल जाएगी ऐसे, और वापस ऐसे बन जाएगा। उसके लिए ये डिस्टेंस जो है 80, जो इसका जो इमेज डिस्टेंस था वो क्या एकदम इमेज जो उसका इमेज बन रही है एकदम पोल पे बननी चाहिए, तो ये जो डिस्टेंस थी ये कितने निकल गया मेरे पास में 80/7, और अगर इसको अगर मैं n/7 के इक्वल करता हूँ तो यहाँ से n का निकल के आता है मेरे पास में 80, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट। अब लिख रहा हूँ केस सेकंड। केस सेकंड में दे रखा आपको, अच्छा और कब और क्या क्या हो सकता है कि जब इमेज वापस यहीं पे बने, तो एक काम करते हैं कि अगर ये रेज आगे उसके नॉर्मली टकरा गई तो जैसे टकरा रही वैसे वैसे वापस आ जाएगी। भाई अगर ये सरफेस है, अगर वो जो रेज आ रही है ये आगे कुछ ऐसे टकरा जाए, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलरली, ये रे अगर ऐसे आगे टकराएगी तो ऐसे वापस चली जाएगी, और जो ये वाली रे ऐसे आगे टकरा रही है वो भी वापस ऐसे चली जाएगी। तो वो जो लेंस से रेज रिफ्रैक्ट होके आ रही थी, ठीक है, वो आके यहाँ पे मिले, और वो वाला पॉइंट इसके कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तभी तो जाएगी परपेंडिकुलर टकराएगी, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो गया आपकी कितनी, ये आगे 20 सेंटीमीटर, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हो गया आपका 80/7। सॉल्व करोगे इसको, दोनों को ऐड करते हैं अपन, तो कितना हो गया, ये हो गया 20 प्लस ये, तो ये आंसर निकल के आ गया कितना 220/7 गैप हो गया, इसको n/7 के इक्वल कर दिया। सॉल्व करोगे यहाँ से तो n का निकल के आ गया कितना 220, ठीक है। तो n की दो वैल्यूज अपने पास हो चुकी है, 80 और एक 220। एक और केस अपन कंसिडर कर सकते हैं, मान लो ऐसा हो कि यहाँ से जाने वाली रेज जो है इसके फोकस पे आके मिल रही हो, और आपको पता है अगर फोकस से रेज निकल के जाएंगी तो आप गिरने के बाद यहाँ से पैरेलल हो जाएगी। तो कुछ ऐसा हो गया, देखो ये लेंस है, यहाँ से रेज आ रही है और ये रेज कुछ इसके फोकस पे आके मिल रही है। अगर इसके फोकस पे आके रेज मिल गई, आपको पता फोकस पे आने के बाद में रेज टकराने बाद अगर ये रेज ऐसे आ गई, और फोकस जो है इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे हो गया फोकस पे तो उसका इमेज इन्फिनिटी बनेगा, मतलब टकराने बाद यहाँ से पैरेलल लाइट जाएगी इधर की ओर, तो ये कुछ लाइंस पैरेलल चलेगी यहाँ पे। और आपको तो अगर पैरेलल लाइंस अगर ये कुछ ऐसे जाएगी तो ये आगे जाते 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 क्या पैरेलल लाइंस क्या फोकस पे आके फिर से मिलेगी, और इसका फोकस अगर 10 सेंटीमीटर फिर से, और 10 सेंटीमीटर वाला पॉइंट ये तो हो गया वापस एस, तो यहाँ से क्या हो सकते हैं ये रेज आके वापस यहाँ पर एस पॉइंट पर आके फिर से मिल जाएगी। क्या बात क्लियर है? तो यहाँ से फर्स्ट ऑफ ऑल रेज निकली थी कुछ इस तरह से, ये रे ऐसे निकली, ठीक है, ये यहाँ से ऐसे गई, टकराने बाद ये यहाँ पे आई थी ऐसे, ये पूरा डायग्राम हो चुका मेरे पास में। तो एक बार इसको वापस स्टार्टिंग से बताता हूँ, ये वाले लास्ट पार्ट को देखो, ये एस पॉइंट है वाला, यहाँ से मिरर की तरफ गई थी, यहाँ से जो रे है रिफ्लेक्ट होने बाद इधर की ओर आई, लेंस पे गिरी, और लेंस से गिरने के बाद आगे जाके कन्वर्ट्स कर रही है उस पॉइंट पे जो इस वाले मिरर का फोकस है, और फोकस पे रे आने के बाद क्या टकराने के बाद पैरेलल ले जाएगी, तो पैरेलल रेज आई और आके वापस कहीं कहाँ पे मिल गई, वापस यहाँ पे मिल गई, ठीक है, क्लियर है। इस वाले केस में ये जो डिस्टेंस है मेरी फोकल लेंथ के इक्वल हो गई, और फोकल लेंथ कितनी हो गई 10 हो जाएगी, ये कितना 80/7, दोनों को अगर ऐड करेंगे अपन तो कितना निकल के आ गया, ये हो गया 150/7, और इसको अगर मैं n/7 के इक्वल करूंगा तो n का वैल्यू को निकल के आ रहा है कितना, ये हो गया 150। तो बेसिकली n की 3 अलग अलग वैल्यूज निकल के आई है मेरे पास में, 80, 220 और 150, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में आपको फोकल लेंथ डिटरमाइन करने के लिए एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया है। इसमें आपको बोला कि एक ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो लेट से ऑब्जेक्ट अपन रख दिया यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ये लेंस से कुछ डिस्टेंस पे रख दिया यहाँ पे, और इसका रियल इमेज बन रहा है, तो रियल इमेज इधर क्यों बनेगा, तो ये आपका इमेज हो गया। तो ये डिस्टेंस आपका इमेज डिस्टेंस v हो गई, ये आपके लिए u हो गया। तो अगर साइन कन्वेंशन यूज करके रखूँ मैं तो ये वाला तो प्लस में है और इधर वाला माइनस में, तो u का वैल्यू आपको दे रखा है -10 ± 0.1 सेंटीमीटर,
ठीक है। तो ये u का वैल्यू है और ये u में एरर है, ठीक है। और v का जो वैल्यू आपको दे रखा है ये है आपके लिए 20, तो ये इधर की ओर प्लस में हो जाएगा, तो 20 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको फोकल लेंथ पे एरर चाहिए, आपको परसेंटेज एरर चाहिए, तो परसेंटेज एरर जो फोकल लेंथ होगी तो होगी डेल्टा एफ बाई एफ इंटू 100, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो उसको डेल्टा एफ भी बोल सकते हैं, फिर डी एफ बाई एफ इंटू 100 ऐसे भी बोला जा सकता है, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डी एफ बाई एफ चाहिए होगा, तो हमें पता है कि लेंस फॉर्मूले से 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f होता है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, मैं अगर मैं दोनों तरफ लेट से एक x वेरिएबल है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, जो दोनों तरफ ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है कि x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो ये कांस्टेंट मान लिया 0, नहीं, इसको लिखना है आपको 1/v का डिफरेंशियल कितना हो गया, माइनस ऑफ 1/v², और v का लिख दिया dv/dx। यहाँ पे x नहीं कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ये इसके लिए हो गया माइनस ऑफ, ये इसके लिए हो गया माइनस ऑफ 1/u² इंटू du/dx इक्वल्स टू, सेम स्टोरी इधर होगी, ये हो गया माइनस 1/f² इंटू df/dx, ठीक है। dx दोनों तरफ नहीं, इसको हटा दो एक बार के लिए आप लोग, ठीक है। तो du जो है ये u में एरर हो गई, ये 0.1 हो गई, dv जो है v में एरर हो गई 0.2 हो गई, v का वैल्यू आपका 20 हो गया, u का वैल्यू आपका 10 हो गया, ठीक है। अब बट f का वैल्यू हमें पता नहीं, तो पहले हमें f का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो ये जो फॉर्मूला है इससे हमें f का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से पहले से बोल सकते देखो 1/f, तो अगर मुझे df चाहिए तो df के लिए मुझे बाकी सारे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, f भी चाहिए होगा, तो पहले मैं f निकाल लेता हूँ मैं 1/v, v का वैल्यू आपको दे रखा कितना 20 है, माइनस 1/u, u का वैल्यू यहाँ पे माइनस 10 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव है, इक्वल्स टू हो गया 1/f। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो f का निकल के आ रहा है 20/3 सेंटीमीटर। अगर फोकल लेंथ अगर आपको निकल के आ गई, पर आपको उधर df अगर आपको एरर कैलकुलेट करनी तो ये सारा प्लस में होना चाहिए, ठीक है। तो ये कंप्लीटली प्लस में आ जाएगा क्योंकि एरर हमेशा ऐड ही होगी। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा हो गया, df डिवाइडेड बाई f² इक्वल्स टू dv/v² प्लस du/u², ठीक है। इसमें अगर फर्दर वैल्यूज पुट करते हैं अपन, तो df का वैल्यू में पता नहीं है, f का वैल्यू में पता है, तो एक्चुअली df/f ही तो चाहिए भाई, तो एक f को यहाँ पे रख लेते हैं और बाकी f को अपन यहाँ पे लेके आ जाते हैं, ये एक f इधर ट्रांसफर कर दिया, ये dv/v² प्लस du/u² हो गया, कुछ ऐसा है, और मल्टीप्लाइड बाई 100 भी कर देते हैं अभी, तो ये गया df/f इंटू 100, ये परसेंटेज आंसर आ जाएगा, ये हो गया। f को लिखता हो गया 20/3, dv निकल के आ गया 0.2 डिवाइडेड बाई v², तो v का जो वैल्यू है ये गया 20, ये गया 20² प्लस du आपका 0.1 हो गया, और u का अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये क्या होगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे -10 का स्क्वायर ले लो चाहे 10 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर निकल के आएगा टोटल 1%, क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक क्लोज कंटेनर है, उसमें मोनोटोमिक गैस के 2 मोल डाल रखे हैं, उसका गामा का वैल्यू 5/3 दे रखा है, और एक डायटोमिक गैस है उसका 1 मोल डाल रखा है, उसके लिए गामा का वैल्यू आपको दे रखा है, ठीक है। और गामा वही है जो Cp/Cv कांस्टेंट प्रेशर पर मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रखी है, उनका रेशियो गामा रहेगा। और साथ में दे रखा है कि जब हम इसको कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ रहा है 66 जूल का। कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन जो होता है, कोई भी जनरल वर्क डन होगा PdV होगा, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर बाहर आ जाएगा, ये dV, और dV अगर लिखूंगा तो क्या है P∆V आ जाएगा, और P∆V को मैं nR∆T भी लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया कितना 66 जूल निकल के आ गया, ठीक है। पूछा कि आपको इस प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा। इंटरनल एनर्जी की अगर बात करूँ उसमें चेंज क्या होता है, डेल्टा इक्वल्स टू NF/R∆T/2, ये आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है। तो इसमें NR∆T इसका वैल्यू तो ऑलरेडी पता है हमें F का वैल्यू चाहिए, और F जो है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई। तो एक्चुअल में यहाँ पे कंटेनर में एक गैस नहीं है, 2 अलग अलग गैसेज है, तो F जो होगा पूरे मिक्सचर का इक्विवेलेंट आएगा, इसको मैंने बोल दिया F मिक्सचर। तो
एन आर टी नोट डेल्टा डी इसका वैल्यू तो पता है हमें, तो मैंने इसको लिख दिया एफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी का वैल्यू ऑलरेडी पता है हमें, तो हो गया एफ मिक्सचर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 66 जूल। ठीक है, सॉल्व करें। यहाँ पे एफ मिक्सचर का वैल्यू पता चल गया तो हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो एफ मिक्सचर कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो वो टेम्परेचर टी हो गया कोई भी, ठीक है, इस पर 2 मोल तो है मोनोटोमिक गैस के लिए, आइडियल गैस है, प्लस 1 मोल जो है ये है डायटोमिक गैस के लिए। आपको पता है जो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी प्लस इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, पूरे मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी होगी, तो U1 प्लस U2 ये तो इसकी इंटरनल एनर्जी होगी, और ये हो गया ये हो गया आपकी U ऑफ मिक्सचर, ये टोटल मिक्सचर की इंटरनल एनर्जी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं देखो U1 ये हो गया N इसके नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए डायरेक्ट पुट कर देते हैं अपन, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, NFRT/2 होती है, तो N तो कितना हो गया 2, F डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए मोनोटोमिक कितनी हो गई 3। ठीक है, R एज इट इज R हो गया, टेम्परेचर T हो गया, डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, प्लस दूसरे वाले के लिए बात करो, नंबर ऑफ मोल जो है वो तो मेरे पास हो गया 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम मेरे पास हो गया 5, ये हो गया RT डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, इक्वल टोटल मिक्सचर की बात करूं, टोटल मिक्सचर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 2 + 1, ये तो हो गया N, F के लिए क्या हो गया F मिक्सचर, ये हो गया R, ये हो गया T डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, तो सॉल्व कर 2 कैंसिल आउट हो गया, RT भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये तो यहाँ पे गया 6, ये हो गया 5, ये हो गया 3, तो यहाँ से F मिक्सचर की वैल्यू निकल के आ रही है, ये हो गया 11/3, तो F मिक्सचर की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ से डेल्टा U का वैल्यू मेरे पास निकल के आ गया, डेल्टा U इक्वल्स टू 11/3 इंटू 1/2 इंटू 66, सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर निकल गया 121 जूल। ये आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक पर्सन उसकी हाइट 1.6 मीटर है और वो एक 4 मीटर के एक वर्टिकल लैंप पोस्ट से ये दूर की ओर जा रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड आपको दे रखा है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपसे ये पूछा गया है कि जहाँ पे वो जो टिप होगी उस पर्सन की शेडो बनेगी, उसका उस पर्सन के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या होगा। तो चलो इसको ऐसे मान लेते हैं कि ये एक वर्टिकल लैंप है जिसकी हाइट आपको 4 मीटर मेंशन कर रखी है, यहाँ पे लाइट लगी होगी, ये आपका हॉरिजॉन्टल ग्राउंड हो गया, और ये और पर्सन दोनों इसके परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे वो बंदा होगा, ठीक है, इसकी हाइट आपको 1.6 मीटर दे रखी है। तो अगर लाइट यहाँ से आएगी तो ये शेडो उसकी कुछ यहाँ तक बनेगी ऐसे, तो कुछ शेडो ऐसे यहाँ तक उसकी शेडो बनेगी। ये जो डिस्टेंस है उसके बारे में मान लिया इसको, ये x है और ये वाला डिस्टेंस है y, और ये पर्सन आ जा रहा है इधर की ओर, अगर ये इधर की ओर जाएगा तो ये शेडो है, ये भी आगे तक जाएगी। आपसे ये पूछा कि ये वाला पॉइंट जो है इस पर्सन के रेस्पेक्ट पे कितनी स्पीड से दूर जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इस पर्सन की स्पीड आपको दे रखी है, पर्सन जा रहा है इधर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और आपको आंसर भी फाइनली सेंटीमीटर पर सेकेंड में ही पूछा है। तो इसमें एक चीज देखो, ये बंदा अगर 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इधर आ रहा है तो इस वाले पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है x, उसके बढ़ने की रेट क्या होगी, तो x में इंक्रीमेंट की जो रेट है वो क्या होगी आपकी 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड होगी, क्योंकि जितनी तेज ये यहाँ से, जितनी तेज यहाँ चलेगा ये वाले x उसी रेट से बढ़ती रहेगी, और जितनी तेज ये वाला पॉइंट इसके रेस्पेक्ट में बढ़ेगा उतना ही ये वाली उस से चेंज होगी। भाई ये y जो है इन दोनों में इसका गैप हो गया, तो जितनी तेज ये चलेगा इसके रेस्पेक्ट में उतनी तेज से y बढ़ेगी। तो y, इस पॉइंट को अगर मैं a बोल दिया, इस वाले पॉइंट को लेट से अगर p बोल दिया, तो ये क्या है v वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू p आ गया। और ये अपने से पूछा गया कि जो a पॉइंट, ये जो टिप का पॉइंट का शेडो है, ये इस पर्सन से किस वेलोसिटी से दूर जा रहा है, तो आपसे ये पूछा गया है और ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम कर दे, ये वाला जो एंगल है तो दोनों में कॉमन है, तो पहले बड़े वाले ट्रायंगल के लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इसका 4 मीटर हो गया, अपॉन बेस हो गया x + y, ये गया x + y, और छोटे वाले ट्रायंगल के tan थीटा लिखता हूँ, अगर मैं परपेंडिकुलर हो गया 1.6 डिवाइडेड बाय ये हो गया y, सॉल्व करेंगे इसको तो 4, ये कुछ हो गया 2.4y
इक्वल्स टू हो गया 1.6x। सॉल्व करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे निकल के आ गया y इक्वल्स टू 2/3x निकल के आ गया। और अगर इसको मैं दोनों तरफ से टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ तो dy/dt दैट विल बी इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ dx/dt। dx/dt आपको क्वेश्चन में गिवन है, dy/dt आपको चाहिए, तो ये हो गया। इसको तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ पॉइंट A विद रेस्पेक्ट टू पर्सन इक्वल्स टू 2/3 इंटू ये हो गया 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे इसको तो ये निकल के आ गया 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि दो पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट्स है जिनके मासेस, एक का 20 ग्राम दे रखा है और एक 30 ग्राम, उनको एक मासलेस रॉड से अटैच कर दिया। तो ये मान लेते हैं कि ये 20 ग्राम वाला है, ये 30 ग्राम वाला है, कुछ ऐसे। इसको M1 बोल दिया। M2 जो है ये 30 ग्राम हो गया। इन दोनों के को एक मासलेस रॉड से अटैच कर दिया। इस रॉड को कोई मास नहीं है और इसके सेंटर ऑफ मास से, तो सेंटर मास थोड़ा सा M जो हैवी होगा उसकी तरफ होगा, कुछ यहाँ पे होगा सेंटर मास, वहाँ से एक थिन वायर से कनेक्ट करके इसको सीलिंग से लटका दिया गया ऐसे। और ये जो अलाइनमेंट है ये वाला, ये जो है ये कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेगा ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे घुमा के छोड़ता हूँ तो ये जो वायर है इस पर टॉर्शनल होगा, तो टॉर्शनल टॉर्क लगेगा। अगर इसको घुमाऊंगा तो वापस ऐसे आएगा, तो ये कुछ ऐसे मोशन करेगा, राइट। तो ये इसके अबाउट ये ऐसे से हम करने वाला कुछ ऐसे। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैं इसको मेन पोजीशन से अगर थीटा एंगल ले जाके छोड़ूंगा तो जो टॉर्क डेवलप होगा वो होगा सी थीटा, और ये रीस्टोरिंग टॉर्क होगा क्योंकि जिधर मैं इसको घुमाऊंगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएगा, और सी यहाँ पे टॉर्क कांस्टेंट रहेगा। हमें तो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा होता है, और आई जो पूरा सिस्टम है इस वाले एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो इस वाले एक्सिस के बाद मोमेंटम एनर्जी आ जाएगा इंटू माइनस ऑफ सी थीटा हो गया। यहाँ से अल्फा को बोला जा सकता है, ये हो गया माइनस ऑफ सी बाई आई इंटू थीटा। और स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा होती है। उससे कंपैरिजन अगर करता हूँ तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा का वैल्यू निकल के आएगा अंडर रूट ऑफ सी बाई आई। क्वेश्चन में आपको सी का वैल्यू आपको दे रखा है, सी है 1.2 10⁻⁸ न्यूटन मीटर पर रेडियन। ठीक है, आई मोमेंटम एनर्जी है। आपको ये पता है अगर एक दो पार्टिकल, दो मास है, उनको अगर सेंटर ऑफ मास से पास करने वाले एक्सिस से अगर मैं मोमेंटम एनर्जी निकालता हूँ तो रिड्यूस मास के कॉन्सेप्ट से डायरेक्टली कितना निकाल सकता हूँ मैं, म्यू इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे म्यू जो है यहाँ पर इनका रिड्यूस मास हो जाएगा और आर इन दोनों बीच का गैप हो जाएगा ये वाला। क्वेश्चन में जो आर जो बीच की डिस्टेंस दे रखी है, ये आर के लिए आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, म्यू जो है यहाँ पे हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू आर स्क्वायर हो गया कुछ ऐसे। m1 का वैल्यू पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, m1 है 20 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 20 इंटू 10⁻³ हो गया, मल्टीप्लाइड बाई m2 हो गया 30 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाई m1 हो गया ये मास 20 इंटू 10⁻³ प्लस 30 इंटू 10⁻³ इंटू आर बीच का डिस्टेंस हो गया, तो 10 को अपन ने मीटर में कन्वर्ट कर दिया कुछ ऐसे। तो सॉल्व करेंगे इसको तो ये वैल्यू निकल गया 600 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, ये वाली वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करूँगा फाइनली तो आंसर निकल के आएगा ओमेगा, जो मेरे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ये हो गया अंडर रूट ऑफ समथिंग सी का वैल्यू कितना हो गया 1.2 इंटू 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई ये हो गया 600 इंटू 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 50। फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो आंसर निकल गया 10⁻² रेडियन पर सेकेंड एंगुलर स्पीड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और -2 को मैं ऐसे बोल सकता हूँ 10 इंटू 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड, और ये जो है आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको आंसर ये वाला टर्म चाहिए। तो फाइनल आंसर आपका 10 हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इनिशियली कोई रिएक्टेंट है उससे कुछ प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है और राइट हैंड साइड में आपको पॉसिबिलिटीज दे रखी है कि ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है अगर ये गिवन
रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बनना है तो। और क्वेश्चन दे रखा है कि रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है, ठीक है, और इससे जो पार्टिकल निकल रहे हैं, अगर अपन राइट साइड में अगर बात करें 1 2 3 4 5 में, तो ये जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं या तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, बीटा पार्टिकल या बीटा माइनस, ठीक है। तो एक तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, एक बीटा प्लस निकल रहा है और एक बीटा माइनस निकल रहा है, ठीक है। इनके निकलने से क्या क्या होता है, अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है, मान लो कोई एटम है x, उसका एटॉमिक नंबर है z, उसका एटॉमिक मास है a, ठीक है। अगर ये किसी y में कन्वर्ट हो गया और साथ साथ अगर अल्फा पार्टिकल निकल गया, तो अल्फा पार्टिकल जब भी निकलेगा तो यहाँ से एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आएगा, 2 कम हो जाएंगे और यहाँ से 4 कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर बीटा प्लस निकालना है, ये कोई x है, ये a है, ये z हो गया, इससे अगर आपको बीटा प्लस निकालना है, तो अगर बीटा प्लस निकालोगे तो मास में कोई भी, ये कोई वाइज कोई डिफरेंट बन गया, इसको एक बार अपन बोल दिया, लेट से मान लो कि ए भी ऑक्यूपाई हो गया, बी भी हो गया, लेट से कोई सी बन गया, ठीक है, ये सी बन चुका है और सी में जो है ए में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो ए तो एज इट इज रहेगा आपका, वो जो जेड है उसमें ए की कमी आ जाएगी, 1 कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक्स आपको ये ए जेड ऐसा दे रखा है, अगर उसमें से आपको दे रखा है कि अगर बीटा माइनस अगर निकल गया, तो बीटा माइनस अगर निकलता है तो मान लो कोई दूसरा प्रोडक्ट आपका डी बन गया, एटॉमिक मास नंबर में इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, बट एटॉमिक नंबर जो है 1 से बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वो 1 बाय 1 करके चलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट चलने से पहले अपन जो राइट साइड में जो आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रखी है, जो ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनमें अगर आप ध्यान से देखो या तो अल्फा पार्टिकल है और साथ साथ बीटा पार्टिकल है, ठीक है। तो अगर बीटा पार्टिकल चाहे बीटा प्लस हो चाहे बीटा माइनस हो, अगर दोनों ही निकल रहे हैं तो भी मास में चेंज होने वाला नहीं है। तो मास में चेंज जो होगा वो ओनली अल्फा की वजह से ही हो सकता है। तो बेसिकली जब भी मास नंबर को आप चेक करने जाओ तो आप ये चेक करो कि अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 4 मास कम हो जाएगा, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर में 4 कम हो जाएगा, 2 निकलते तो 8 कम हो जाएगा, 3 निकलते तो 12 कम हो जाएगा, 12 कम हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला रिएक्शन आपको दे रखी है, यूरेनियम है 238 से 92 से ये जा रहा है, कुछ पीबी बन रहा है, ये है 234 और यहाँ पे दे रखा आपको 91। अगर आप यहाँ से यहाँ पे आते हो तो आपके मास में आपका 4 का चेंज आ गया, और मास में 4 का चेंज मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो अल्फा पार्टिकल कुछ हीलियम का न्यूक्लियस होता है, इसका एटॉमिक मास नंबर 4 होगा और ये कितना होगा 2 होगा। तो अगर ये 2 हो गया तो 92 में से अगर 2 सब्ट्रैक्ट हो तो यहाँ पे 90 होना चाहिए, बट यहाँ पे कितना आ रहा है 91, मतलब एक बढ़ गया। और एक बढ़ता कब है, जब साथ साथ में क्या निकलता है, बीटा माइनस में निकलता है, क्योंकि बीटा माइनस से एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा बट एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाएगा। इसको वापस स्टार्टिंग से देखते हैं, ये एटॉमिक मास नंबर 238 था, उसे 234 हो गया तो अल्फा पार्टिकल 1 निकल गया, मतलब कि 4 का चेंज आ गया। अगर अल्फा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर में 2 का चेंज आएगा, तो 92 से 90 होना चाहिए था ये, बट क्वेश्चन में आपको 91 दे रखा है, इसका मतलब एक बढ़ा हुआ है, और एक कब बढ़ सकता है जब आपका अल्फा आपका साथ में बीटा माइनस में निकल रहा हो। तो एक तो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है और एक बीटा माइनस निकल रहा है, तो ये जो P जो है ये फोर्थ वाले पार्ट से मैच कर रहा है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है, ये है 214, ये Pb है 82 से, ये कोई दूसरा प्रोडक्ट बना रहा है, ये 210 Pb और ये हो गया आपका 82 ऐसे, सही है। इस वाले पार्ट में अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक मास में यहाँ पे 4 का चेंज आ रहा है, और एटॉमिक मास में 4 का चेंज कब आएगा, जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा। तो अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा तो 2He ये ऐसा हो गया। और अगर अल्फा पार्टिकल अगर निकलता है तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर जो है उसमें 2 का कमी आएगा, तो 82 से ये 80 होना चाहिए था, बट अभी कितना हो रहा है 82 हो रहा है, मतलब 2 बढ़ गए, और बढ़ने के लिए क्या होना चाहिए, बीटा माइनस निकलना चाहिए। तो कितने हो गए, 2 बीटा माइनस निकल जाएंगे, ठीक है। तो एक अल्फा निकल गया यहाँ से और 2 बीटा माइनस निकल गए, तो ये वाला थर्ड वाले ऑप्शन से मैच कर रहा है, ठीक है। थर्ड इक्वेशन जो आपको दे रखी है ये है 210, यहाँ से यू गेट 206 Pb 82 ऐसे। फिर से देखने जाऊँ मास नंबर में फिर से कितने का चेंज आ रहा है, 4 का चेंज आ रहा है, और मास नंबर को अल्फा पार्टिकल ही चेंज कर सकता है। तो एक अल्फा पार्टिकल यहाँ पे रिलीज हुआ होगा, इसको मैं He42 यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो अगर अल्फा पार्टिकल अगर निकला होगा तो मास जो एटॉमिक नंबर है उसमें 2 कम भी हुए होंगे, तो टेक्निकली ये होना चाहिए था 81 से 2 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 79 होना चाहिए था,
बट यहाँ पे 82 है, मतलब 3 से बढ़ गए। और 3 से कब बढ़ सकते हैं, जब 3 बीटा पार्टिकल निकलते हो, ठीक है। तो 3 बीटा पार्टिकल के लिए आपका सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, ठीक है। लास्ट पार्ट आपको दे रखा है 228, यहाँ पे 91 से हम जा रहे हैं 224 88 तक, सही है। अगर फिर से अगर यहाँ पे देखते हो तो मास नंबर में जो है 4 का चेंज आ रहा है, जो कि एक अल्फा पार्टिकल से हो जाएगा। तो यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल को लिख देता हूं मैं, ठीक है। और अगर एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो मास नंबर आपका 2 से कम हो जाना चाहिए था। तो यहाँ से 2 कम होगा तो कितना होना चाहिए था, ओनली अल्फा पार्टिकल से 89 हो जाना चाहिए था यहाँ पे, बट ये 88 हो गया, एक और कम हो गया। तो एटॉमिक नंबर एक और कम किससे हो सकता है, जब बीटा प्लस निकल रहा हो, ठीक है। तो एक बीटा प्लस में निकलेगा यहाँ पे, तो एक अल्फा पार्टिकल होगा और एक बीटा प्लस होगा। और ये वाला आपको फर्स्ट पार्ट में आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपका बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर है। देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक ब्लैक बॉडी है, उसके 4 अलग अलग टेम्परेचर्स है, 2000, 3000, 5000 एंड 10000, और उसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कि कौन सा वाला ऑप्शन जो है राइट साइड में आपसे मैच कर रहा है। जैसे 5 ऑप्शंस राइट साइड में दे रखे हैं, इधर PQRS दे रखा है। तो इन सब में अगर बात की जाए, अगर राइट साइड के जो ऑप्शंस है ये 1 2 3 4 5 वगैरह सबको पढ़ा जाए, तो अगर ध्यान से देखो इसमें बोला रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ आपको दे रखा है। तो वीन्स लॉ से हमें पता है जो रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ जो लैम्डा एम जो होता है यहाँ पे, तो लैम्डा ये लैम्डा इंटू टी जो है ये वीन्स कॉन्स्टेंट बी के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो लैम्डा निकल के आएगा वो होगा B/T होगा, ठीक है। अगर चारों के करस्पॉन्डिंग अगर निकालना चाहूँ तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखो लैम्डा जो है ये हो गया B/T, बी का वैल्यू हो गया 2.9 इंटू 10⁻³ ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, डिवाइडेड बाय टी का वैल्यू आपको दे रखा है फर्स्ट वाले पार्ट में 2000 केल्विन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो लैम्डा निकल के आएगा ये आएगा 14501 नैनोमीटर, ठीक है। ये लैम्डा निकल के आ गया। अगर ये सेकंड वाले पार्ट के लिए देखता हूँ घर में, तो लैम्डा जो है ये मेरा निकल के आएगा 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 3000। इसको सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 1000 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉरी ये P पार्ट था, ये Q पार्ट है, ये R है, इसमें आपका टेम्परेचर 5000 दे रखा है। तो 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये कितना दे रखा है 5000 दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपका 580 नैनोमीटर के इक्वल आ रहा है। ऐसे फोर्थ वाला जो है PQRS, ये इसके लिए जो लैम्डा होगा P के लिए, P के इक्विवेलेंट के लिए ये 2.9 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई ये जो लैम्डा है ये टेम्परेचर आपका 10000 है। तो सॉल्व करेंगे तो नहीं 290 नैनोमीटर के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अपन सारे ऑप्शन चेक करते हैं। ये बोल रहा है कि जो पीक वेवलेंथ पे जो रेडिएशन आ रही है वो एक फर्स्ट वाले ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक मेटल प्लेट है जिसका वर्क फंक्शन 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर वर्क फंक्शन किसी का मेटल का है तो उससे अगर आपको फोटो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो आने वाले फोटोन की जो एनर्जी है एटलीस्ट 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होगा, फोटोन होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी Hc/λ। तो इक्वल हो गया Hc/λ। ये वैल्यू अगर पुट करते हो तो 1240 डिवाइडेड बाई ये 1450 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो आ गया 0.855 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, जो कि कैपेबल नहीं है। इसके लिए चेक करूंगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी आ रही है ये होगी कितनी 2.9 वेट Hc/λ है, तो 1240 डिवाइडेड बाई 1000 है। सॉल्व करेंगे तो ये 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है। ये भी कैपेबल नहीं है, ये वाला फोटोन भी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन वाली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कैपेबल नहीं है। यहाँ पे अगर बात करें तो जो एनर्जी आ रही है ये कितनी हो गई 1240 डिवाइडेड बाई 580 अगर हो गया। सॉल्व करेंगे तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये भी कम ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता है। इसके करस्पॉन्डिंग अगर मैं एनर्जी देखता हूँ मैं, तो ये होगी 1240 डिवाइडेड बाई 290। इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ये कुछ ऑलमोस्ट आ रहा है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑलमोस्ट आ रहा है। अगर 4.2 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब इसके एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। तो
पी वाले पार्ट के लिए जो सबसे सूटेबल ऑप्शन दिख रहा है वो कौन सा है? सॉरी, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए जो सबसे मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो आपको दिख रहा है ये कौन सा है? 10,000 वाला लास्ट पार्ट। तो मतलब 1 किसके लिए आ जाएगा? एस के लिए, ठीक है। फिर अपन सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। ये बोला है रेडिएशन एट पीक वेवलेंथ इज विजिबल टू ह्यूमन आई। हमें ये पता है कि जो ह्यूमन आई है उसका विजिबिलिटी का जो रेंज है ये है कब? जब लैम्डा का वैल्यू जो है अगर आपका 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर है तो ये विजिबल रीजन में लाई करता है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है और ये नहीं है। तो R जो है ये आपके सेकंड वाले पार्ट से मैच करेगा, ठीक है। तो R जो है आपके सेकंड वाले पार्ट से मैच कर रहा है, तो सेकंड वाला पार्ट ये आपका मैच कर रहा है R वाले पार्ट से, ठीक है। थर्ड आपको पार्ट दे रखा है रेडिएशन एट पीक इमिशन वेवलेंथ रिजल्ट इन वाइडेस्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए जो सेंटर मैक्सिमा है उसकी जो विड्थ होती है उसके ऊपर मैं W अज्यूम कर लेता हूँ। उस W का जो वैल्यू होता है ये होता है 2 लैम्डा D/A। A जो है स्लिट विड्थ होती है, कैपिटल D जो है स्लिट और स्क्रीन के बीच का गैप होता है, ये सबके लिए कॉमन रहेगा। तो जो विड्थ जो है केवल लैम्डा के प्रोपोर्शनल होगी। जिसके लिए लैम्डा सबसे ज्यादा होगा उसके लिए विड्थ मैक्सिमम आएगी और वही वाइडेस्ट हो जाएगा। तो इन समय से वाइडेस्ट कौन सा होगा? जिसके लिए W सबसे ज्यादा होगा। और W सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? जिसके लिए लैम्डा सबसे ज्यादा। और लैम्डा सबसे ज्यादा किसके लिए होगा? जिसके लिए टेम्परेचर सबसे कम होगा। और टेम्परेचर सबसे कम किसके लिए था? P वाले पार्ट के लिए, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है कौन सा वाला? थर्ड वाला पार्ट, जिसमें वाइडेस्ट मैक्सिमा चाहिए। तो वाइडेस्ट मैक्सिमा के लिए W ज्यादा, W के लिए लैम्डा ज्यादा और लैम्डा के लिए टेम्परेचर सबसे कम। और सबसे कम कौन सा वाला है? जो आपके P पार्ट में आपको दे रखा है, ठीक है। फोर्थ वाले पार्ट आपको दे रखा है कि पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया इज 1/16 ऑफ दैट इमिटेड बाय 6000 केल्विन ब्लैक बॉडी। ये बोल रहा है ये जो आपको ब्लैक बॉडी दे रखी है इसका और 6000 वाली का जो पर यूनिट एरिया जो पावर इमिट कर रखी है उसका रेशियो आपको 1/16 दे रखा है। तो काम करते हैं, पावर इमिटेड पर यूनिट एरिया की इंटेंसिटी होती है और इंटेंसिटी जो ये क्या होती है? सिग्मा इंटू T⁴ होती है। और अगर मैं परफेक्ट ब्लैक बॉडी है क्योंकि E का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 1, ठीक है। तो अगर मैं दोनों कंपैरिजन करता हूँ तो एक तो कौन सी बॉडी इसका टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, एक दूसरी वाली बॉडी कौन सी इसका टेम्परेचर कितना है? 6000 केल्विन आपको दे रखा है। दोनों की अगर बात करता हूँ, सिग्मा इसका टेम्परेचर मुझे पता नहीं है, डिवाइडेड बाय ये हो गया सिग्मा इसका टेम्परेचर 6000 है, इसकी पावर होगी 4। ये जो रेशियो ये कितना होना चाहिए? 1/16 होना चाहिए। देखो ये सिग्मा सिग्मा कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे सॉल्व करके T का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो T का वैल्यू जब कितना हो जाएगा? 3000 केल्विन जब हो जाएगा उसके करस्पॉन्डिंग दोनों का रेशियो ये आएगा 1/16। और जो 3000 केल्विन जो है ये आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो वेट, जो आपका 10,000 वाला था, एक सेकेंड ना, जो R वाला पार्ट है ये आपका R वाला पार्ट, ठीक है। P ये हो गया, T का वैल्यू आपका 3000 केल्विन होगा और 3000 केल्विन किसके लिए हो गया? ये आपका Q के लिए हो गया, ठीक है। इसका मतलब फोर्थ जो पार्ट है ये आपका Q के लिए हो गया, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट आपको देखा, द रेडिएशन एट वेवलेंथ पीक में इज यूज्ड टू इमेज ह्यूमन बोन्स। ह्यूमन बोन्स को इमेज करने के लिए ये वाला वेवलेंथ काम में लेते हैं। आपको ये पता है कि जो एक्सरेज होती हैं उनको यूज करते हैं ह्यूमन बोन्स को इमेज करने के लिए, और उनका जो लैम्डा होता है, मैक्सिमम लैम्डा कितना होता है उनका? लैम्डा जो होता है 100 एंगस्ट्रॉम होता है, मैक्सिमम लैम्डा है, या फिर इसको 10 नैनोमीटर बोल सकता हूँ। तो अगर लैम्डा इससे कम है आने वाले फोटोन का तो वो ह्यूमन बोन्स को इमेज कर सकता है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो लैम्डा की वैल्यू कोई भी जो है इससे कम नहीं है, इसका उन्हें 4 ऑप्शन नहीं हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट सही है। तो आपके इसके हिसाब से शायद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ रहा होगा, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक सीरीज LCR सर्किट है, तो सीरीज LCR सर्किट को ऐसे डिनोट कर देते हैं अपन। ये एक AC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है यहाँ पे, और इसका जो वोल्टेज है ये आपको दे रखा है समथिंग 45 sin ओमेगा t।
तो 45 उसका पीक वोल्टेज हो गया, तो पीक वोल्टेज वी नॉट का वैल्यू हो गया 45 वोल्ट। ठीक है, आपको बोला कि जो इसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस पे, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट जो है, ओमेगा नॉट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/√LC होती है। इसका वैल्यू क्वेश्चन आपको दे रखा है 10⁵। अगर ये आपको दे रखा है, आपको क्वेश्चन आपको L का वैल्यू भी आपको क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप देखते हो यहाँ पे 1/L, L का वैल्यू क्या 50 इंटू 10⁻³ इंटू ये हो गया C इक्वल टू 10⁵। तो यहाँ से मेरे पास में कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको बोला है क्वेश्चन में कि इस वाली एंगल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी उस पर जो करंट है उसका पीक वैल्यू कितना दे रखा है। जो करंट का पीक वैल्यू क्या है आई नॉट है, और करंट वैल्यू पीक वैल्यू क्या हो जाएगा वी नॉट अपॉन जेड। और जब रेजोनेंस होगा उस टाइम में जेड का वैल्यू क्या होता है, देखो रेजोनेंस के टाइम जेड का वैल्यू होता है ये R² प्लस ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो जाएगा। हमें ये पता है जब रेजोनेंस होगा तो XL X दोनों सेम हो जाएंगे, तो ये टर्म तो आ गया 0, तो क्या ये V नॉट बाई R की इक्वल हो गया। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू हो जाएगा V नॉट बाई R। ठीक है, फिर आपको बोले जब ओमेगा का वैल्यू जब 8 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकंड हुआ, व्हेन ओमेगा का वैल्यू, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट वैल्यू है, ये है 8 इंटू 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। जब ओमेगा का वैल्यू होगा तो उस टाइम पे एक्सएल का वैल्यू और एक्सए का वैल्यू दोनों सेम नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे आपको बोला कि जो करंट सर्किट में है इसका वैल्यू आपको दे रखा है 0.05 टाइम्स ऑफ आई नॉट आपको दे रखा है। क्या होता है करंट जो होती है, जो उसका एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है, क्या है वी नॉट डिवाइडेड बाई जेड होगा, क्या 0.05 इंटू आई नॉट के इक्वल दे रखा है, और आई नॉट का वैल्यू क्या है वी नॉट अपॉन आर। ठीक है, जब ओमेगा का वैल्यू है उस टाइम पे जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो वी नॉट अपॉन जेड का वैल्यू क्या √R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। XL का वैल्यू कितना हो गया ओमेगा इंटू L, ये XC हो गया 1 अपॉन ओमेगा C, इसका स्क्वायर हो गया इक्वल टू 0.05 वी नॉट डिवाइडेड बाय क्या हो गया R। यहाँ से वी नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू ये वाला पुट कर दूंगा मैं, L का वैल्यू ऑलरेडी मेरे को पता है, यहाँ पे क्वेश्चन में L का वैल्यू आपको दे रखा है 50 मिली हेनरी है, तो 50 इंटू 10⁻³ हेनरी कर दूंगा। C का वैल्यू मैं यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दूंगा, तो ओमेगा का वैल्यू पता है, C का वैल्यू पता है, L का वैल्यू पता है, तो दोनों तरफ R में इक्वेशन आ जाएगी। तो सॉल्व करने पे मुझे R का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा, R का वैल्यू हो जाएगा 450/4 ओम। ठीक है, ये हो गया R का वैल्यू। और अगर R का वैल्यू अपने पास निकल के आ गया तो जो पीक वोल्टेज, जो पीक करंट जो आई नॉट है उसका वैल्यू कितना हो गया V नॉट बाई R है। V नॉट का वैल्यू आपको दे रखा 45 डिवाइडेड बाई क्या 450 डिवाइडेड बाई R हो जाएगा 4 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे यहाँ से, जो पीक करंट का वैल्यू आ गया 0.4 एम्पियर, और इसको अपन बोल देंगे 400 मिली एम्पियर के इक्वल हो गया। तो आपको जो आई नोट जो फर्स्ट अब पी पार्ट आपको दे रखा है ये 400 से मैच कर जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन दे रखा है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर जो होता है ये क्यू, ये होता है आपका, ये हो गया XL/R, और XL जो है यहाँ पर रेजोनेंस पर XL की बात कर रहा है, तो कितना हो गया ये XL कितना हो गया ओमेगा नॉट इंटू L अपॉन R। ओमेगा नॉट आपको दे रखा है, ओमेगा नॉट कितना था यहाँ पे 10⁵, L का वैल्यू 50 इंटू 10⁻³ हो गया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो गया 450/4 हो गया। तो यहाँ से जो क्वालिटी फैक्टर है या Q का वैल्यू आपको निकल के आ गया 44.4 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वाले किसी एक पार्ट से मैच कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आपको से पूछे बैंड विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो बैंड विड्थ जो होती है उसका वैल्यू फिक्स होता है, ये होती है R/L। ठीक है, R का वैल्यू आपको पता है 450/4 है, डिवाइडेड बाई L का वैल्यू जो आपको दे रखा है ये है 50 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो जो बैंडविड्थ है ये मेरे निकल के आएगी 2250। बात क्लियर है। लास्ट आपको बोला कि पीक पावर, रेजोनेंस पे आपसे पीक पावर पूछी है, पावर जो होती है ये क्या होगी
IRMS या रेजोनेंस पे बात करूँ तो डायरेक्ट के V²/R बोल सकता हूँ मैं। V का वैल्यू कितना है 45, तो 45 का स्क्वायर इंटू R का जो वैल्यू है ये आपका कितना दे रखा है 450/4। सोल्व करेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे R का वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे 18, सॉरी पावर का वैल्यू आएगा यहाँ पे 18 वाट। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं। क्लियर है? देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि एक थिन कंडक्टिंग रॉड है, एक MN थिन कंडक्टिंग रॉड है जिसका लेंथ आपको 25 सेंटीमीटर है और मास आपका 20 ग्राम दे रखा है, इसका मास 20 ग्राम है और एक कंडक्टिंग है, मतलब इसमें करंट फ्लो कर सकती है। इसको हमने एक वर्टिकल ऐसे इस शेप का एक बार बना रखा है, उससे अटैच कर दिया यहाँ पे, और ये जो यहाँ पे MN बार है ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है ऊपर नीचे, और साथ साथ ही आपको दे रखा है वर्टिकल प्लेन में है। जी जो ग्रेविटी है यहाँ पे डाउनवर्ड आपको दे रखी है। तो अभी इसको इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया गया है और मैग्नेटिक फील्ड जो है बाहर की ओर आ रहा है, प्लेन से बाहर की ओर आ रहा है। इसका वैल्यू आपको दे रखा है 4 टेस्ला। जी का वैल्यू 10 कंसिडर करनी है और e⁻⁻⁻⁻⁻ का वैल्यू ये कंसिडर करना है आपको। तो देखो जैसे इनिशियल इसको छोड़ेंगे, छोड़ते नीचे की ओर mg लग रहा है, अभी तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, तो mg को जैसे नीचे जाना चाहेगा, जैसे ही नीचे जाना चाहेगा तो ये वाले लूप के अंदर से बाहर की ओर आने वाला फ्लक्स जो है ये बढ़ेगा। बाहर की ओर आने फ्लक्स बढ़ेगा तो जो इंड्यूस EMF है ये इसका अपोज करेगा और ये चाहेगा कि जो बाहर आने फ्लक्स हो कम हो, उसके लिए एक फ्लक्स अंदर की ओर जाना चाहिए। तो अंदर की फ्लक्स कब जाएगा? जब इसमें करंट जो ऐसे फ्लो होगी, तो करंट इसमें ऐसे हमने डायरेक्शन दे दी, ये होगी करंट की डायरेक्शन, जो इंड्यूस करंट होगी उसकी डायरेक्शन आपने दे दी। ठीक है, और अगर ये मान लो v वेलोसिटी अब जैसे mg की जैसे नीचे की ओर आएगा, तो ये जो आपको रॉड दे रखी है mg नीचे की ओर लग रहा है, इसको इसे नीचे की ओर आना चाहेगा, नीचे की ओर आएगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी भी हो जाएगी, और कुछ वेलोसिटी हो गई तो इसके अंदर एक EMF इंड्यूस हो जाएगा। तो इंड्यूस EMF जो है ये हो जाए आपका v उसकी वेलोसिटी और l उसकी लेंथ। तो b का वैल्यू तो यहाँ पे कितना दे रखा है b0। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्पीड होगी v का वैल्यू होगा उतना ज्यादा EMF इंड्यूस होगा। तो इनिशियल इसकी स्पीड बढ़ेगी धीरे धीरे, तो वैसे वैसे इंड्यूस EMF बढ़ेगा, और इंड्यूस EMF बढ़ेगा तो इसमें फ्लो होने वाले करंट बढ़ेगी, और करंट इधर की ओर जा रही है तो इसके ओर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एक वायर पर। आपको याद है जब भी एक वायर जो कि उसमें करंट फ्लो कर रही है और उसको मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो उस पर एक फोर्स लगता है बिल, ठीक है, BIL। ठीक है, और उसके डायरेक्शन की बात करूँ तो DL क्रॉस भी उसकी डायरेक्शन होती है। जो फोर्स की जो डायरेक्शन होती है ये दी जाती है DL क्रॉस B से। ठीक है, तो DL जो करंट के डायरेक्शन में हो गया और ये आगे ये इधर की ओर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कोई टाइम t पे लग रहा है इस पे BIL। सही है, अब B मैग्नेटिक फील्ड इसका वैल्यू B0 है, L का वैल्यू पता है, I तो करंट है। अब करंट इनिशियल तो फ्लो कर नहीं रही थी, कोई t टाइम पे करंट फ्लो करेगी तो करंट कितनी फ्लो करेगी? इंड्यूस EMF अपॉन उसका रेजिस्टेंस। तो इंड्यूस EMF कितना था BVL अपॉन रेजिस्टेंस कितना है R इंटू ये कितना हो गया L। ठीक है, तो ये नीचे की ओर कुछ एक्सलेशन A से आ रही होगी, तो यहाँ पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से क्या बोल सकते हैं कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सलेशन। तो एक्सलेशन नीचे की ओर हो रहा है तो नेट फोर्स भी नीचे की ओर, तो ये वाला प्लस में लूंगा, ये वाला माइनस में लूंगा, तो ये हो गया mg, तो ये हो गया mg माइनस मैग्नेटिक फोर्स जो है ये हो गया FB, इसको ये पूरा FB है। ठीक है, इक्वल हो गया MA, वैल्यूज वगैरह पुट कर दी, ये हो गया mg माइनस FB का वैल्यू हो गया, ये हो गया B² या B0² बोल दो उसको, ये हो गया L² अपॉन R इंटू V इक्वल टू हो गया M। A को आप dV/dt भी बोल सकते हो और V dV/ds भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको चूज करना पड़ेगा क्या करना है यहाँ पे। तो अगर आप ऑप्शंस में अगर आप देखते हो तो आपको टाइम के टर्म से आपको वैल्यू पूछी है, तो आप V dV/ds लिखते हो तो उसमें टाइम का टर्म नहीं आएगा, तो आपको A क्या हो जाएगा dV/dt आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ से dV/dt अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाता हूँ तो मुझे m से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो सॉल्व करने पे मेरा उस वैल्यू निकल गई g माइनस B0² L² डिवाइडेड बाई R, और यहाँ पे आ गया m, इसका ये आ गया V। g का वैल्यू 10 है, B0 का वैल्यू 4 दे रखा है, L का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके पुट कर देंगे। R का वैल्यू आपको 10 ओम दे रखा है क्वेश्चन में, और मास आपको दे रखा है 20 ग्राम, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर देंगे।
और ये सारी वैल्यूज अगर यहाँ पे पुट कर देते हैं आगे dv बाई dt जो है इसका वैल्यू आ गया 10 माइनस इनके वैल्यूज पुट करने पे निकल के आएगा 5। सॉल्व करेंगे यहाँ पे dv अपॉन dt, इसका जो वैल्यू आ रहा है, एक काम करते हैं इसको v के टर्म्स को एक तरफ लेके आ जाता हूँ, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिख दिया, इसको dv डिवाइडेड बाई 10 माइनस 5v और dt को इधर लेके आ जाता हूँ, इक्वल्स हो गया dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देता हूँ। एट t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी 0 थी, एट टाइम t पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो सॉल्व करने पे वैल्यू निकल के आएगी v इक्वल्स टू 1 माइनस e रेस्ट टू पावर माइनस 5 टाइम्स t। ठीक है, ये आपका वेलोसिटी निकल के आएगी कोई भी टाइम t पे। ठीक है, अपन p वाले पार्ट में चलते हैं। ये बोल रहा है इंड्यूस्ड EMF एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड। ठीक है, तो 0.2 सेकेंड पे अगर मुझे इंड्यूस EMF चाहिए, तो इंड्यूस EMF जो है, तो p वाले पार्ट के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या BVL है, b का तो b नोट है, इसका वैल्यू आपको दे रखा 4, v यहाँ पे वेलोसिटी उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए टाइम को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, इंटू l आपका 25 सेंटीमीटर है, तो 25 इंटू 10⁻⁻², तो यहाँ पे v का वैल्यू निकालते हैं। जब t का वैल्यू 0.2 है तो 5 इंटू 0.2 क्या ये 1 हो गया, तो e⁻⁻1 और e⁻⁻1 का वैल्यू आपको दे रखा 0.4, तो 1 माइनस 0.4 क्या 0.6 हो गया, 0.6 इंटू 2 क्या 1.2 हो गया। सॉल्व करेंगे तो उसका 1.2 वोल्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्यू पार्ट आपको जो दे रखा क्वेश्चन में, ये आपसे बोला गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एट t इक्वल टू 0.2। मैग्नेटिक फोर्स जो है ये है BIL, B का तो B नोट है, ये आ गया 4। I करंट का वैल्यू कितना होगा, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस इनटू लेंथ, लेंथ आपको पता है ये 25 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने पे कुछ ऐसे बन जाएगी, सॉरी -2 आएगा यहाँ पे। E का वैल्यू इंड्यूस EMF 0.2 सेकंड पे कितना आया था अभी, ये निकल के आया था कितना 1.2, तो 4 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई R, R का वैल्यू कितना है 10 इंटू 225 इंटू 10⁻²। सॉल्व अगर इसको करते हैं तो इस पर आंसर निकल के आएगा 0.12 न्यूटन, ये फोर्स का वैल्यू निकल के आ गया। आर थर्ड पार्ट जो दे रखा है इसमें बोला कि एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पावर डिसिपेटेड, तो डिसिपेटेड पावर जो होती है ये I²R बोल दिया, E²R बोल दो, तो मैंने उसको बोल दिया I²R, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से उसकी पावर डिसिपेट होगी। तो I का वैल्यू तो आपको निकाल रखा अपने ऑलरेडी, I को तो E/R था, तो कितना हो गया ये 1.2 डिवाइडेड बाई 10, इसका स्क्वायर हो गया, इंटू R एक रेजिस्टेंस से कितना हो गया 10 हो गया। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 0.14 के अराउंड, इसका आंसर निकल गया वाट में आ गया। फिर आपको लास्ट पार्ट में पूछा गया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी। टर्मिनल वेलोसिटी मतलब फाइनली कितनी वेलोसिटी मैक्सिमम अचीव कर सकता है, और टर्मिनल वेलोसिटी कब अचीव करेगा, जब इनफाइनाइट टाइम हो जाएगा। तो एट t इक्वल्स टू t टेंस टू इन्फिनिटी, v का वैल्यू क्या हो गया, देखो v को मैं ऐसा बोल सकता हूँ 2 इंटू 1 माइनस, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 5 इंटू टी, क्योंकि ऊपर चला गया तो पावर माइनस में आ जाएगी, कुछ ऐसा बन जाएगा वापस। तो t का वैल्यू अगर इनफाइनाइट पुट करता हूँ तो e रेस्ट पावर इनफाइनाइट, ये नीचे वाला पार्ट जो वैल्यू उसका इनफाइनाइट हो गया, 1 बाई इनफाइनाइट, इसका वैल्यू कितना हो गया 0 हो गया। तो जो टर्मिनल वेलोसिटी v निकल के आ रही है ये कितनी निकल के आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये भी आपका ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है।